इजी एक्सेस में ट्रैवल करने की जगह आपने अपने पैशन में, जो आपका एक पर्सनल मुझे लगता है पैशन है, उसमें ऑफ रोडिंग कहाँ से आया? I've been to all 28 states वाह, by car from Delhi, जहाँ पर रात भर आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खुलने की आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, खिड़कियाँ खुलने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है कि आपको आंधी आ रही हो, लेकिन बाहर आप निकलोगे तो बिल्कुल शांत है, आपको हवाएं चलने की आवाज़ आएंगी। ऐसे ऐसे कॉटेजेस में मैं रुका हूँ जिनको भूतिया लोग बोलते हैं, और मैं स्पेशली गया हूँ ऐसी जगहों पर। हम चर्चा कर रहे थे शिकारी देवी की। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, दोबारा से वही मौसम हो गया, दोबारा से वैसे ही हो रहा है सब कुछ। उसका चेहरे पे हमारी लाइट, चेहरा पूरा ना वाइट पेंट किया होता ना, जैसे पूरा पेंट किया हुआ था। और मतलब मैं जूरियों से वो कर सकता हूँ कि वो 70 प्लस की लेडी होगी, और लाल लिपस्टिक, बिंदी लाल, मतलब पूरा एक एक चीज़ दिख रही है, आंखों में काजल, और वो सब कुछ उन्होंने लगाया हुआ। अब सब चिल्ला रहे हैं मेरे उसमें कि गाड़ी चला, गाड़ी भगा। वो शक्ति थी कोई जो सामने आई थी हमारे। इतना डर लग रहा था क्योंकि वो पूरे जंगल और जहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी, और छोटी सी सड़क और फॉगी एकदम। उन्होंने गाड़ी की जो लाइट थी, मतलब एक घड़ी जो आगे चलती थी, उसको उन्होंने इग्निशन भी बिल्कुल ऑफ कर दिया ताकि वो लाइट भी ना दिखे, कोई हमें देख न ले हम यहाँ खड़े हैं। वो इतने डरे हुए थे। आपने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? तो हमने टायर पंक्चर के अंदर हमें गाड़ी चलानी पड़ी। ओह गॉड, कभी ऐसा बॉलीवुड वाला सीन आपके सामने आया है कि बिल्कुल एक एक्शन मूवी वाला सीन हो गया कि आपकी गाड़ी हो गई बंद, बिल्कुल सुनसान रास्ता? बॉलीवुड की जितनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती हैं, और वो हम जैसे लोगों से अगर ट्रैवलिंग पर है, अगर हाईवे, अगर आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं अगर आपने देखी होंगी, एक हाईवे 10 करके भी NH10 आई थी, हाईवे, और ये सारी मूवीज हमारे रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती हैं। एक वियर्ड सी सुपरनैचुरल पावर मिल जाए और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसमें क्या चूज करोगे? आप बिना लाइट की गाड़ी चलाना पसंद करोगे या बिना मैप के? अच्छा, तो हम शिमला के जो होटल्स की बात कर रहे थे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे कि कमरे में आप बैठे हुए हो और कुछ ऐसा हो जाए वहाँ पे? सही में शिमला और मसूरी की अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो सच में हॉन्टेड है, या उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कंप्लेंट गेस्ट करता है या उसको कुछ ना कुछ फील करता है वो जाकर। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। मैं बताता, जैसे कि हवाओं की आपको लगेगा बड़ी तेज तेज हवा चल रही है, बाहर तूफान आ गया है, लेकिन बाहर निकलोगे तो एकदम शांत। ये क्या हुआ? सबन कब है आप? ऑफ रोडिंग नाम ही ना, जो शब्द है ये, उस शब्द में ही एक एडवेंचर है, भूत प्रेत, थोड़ा सा डरावना। तो आज इसी को लेकर हम मुसाफिर का एक नया सफर शुरू करेंगे, एक नए हम सफर के साथ। दिस इज बी डिम्पल अरोरा, आपकी होस्ट। आज हम स्वागत करेंगे राजीव चावला जी का। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच डिम्पल, थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। राजीव चावला, जिसे आरसी के नाम से पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री जानती है, जो अच्छी खासी एक टूर ऑपरेटर है आप, ऑब्वियसली पूरा इंडिया आपको जानता है। तो उसमें एक इजी एक्सेस में ट्रैवल करने की जगह आपने अपने पैशन में, जो आपका एक पर्सनल मुझे लगता है पैशन है, उसमें ऑफ रोडिंग कहाँ से आया? देखिए, अब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि आप टूर ऑपरेटर हैं, तो मैं खुद कहता हूँ कि मैं टूर ऑपरेटर बाद में हूँ। टूर ऑपरेटर मैं इसी पैशन की वजह से मेरा प्रोफेशन है जी। मैं पहले टूर ऑपरेटर नहीं था और बाद में ट्रैवलर बना हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले ट्रैवलर था, बाद में टूर ऑपरेटर बना। मैंने उसी अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। तो मेरा पैशन ये अभी का नहीं है, 1988 से ये पैशन मेरे अंदर जागा ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग तो खैर खून में है, मैं कहूँगा कि वो मेरे DNA में है। शायद मेरे पापा से इनहेरिट किया मैंने उसको, क्योंकि मेरे पापा शायद बहुत बहुत छोटे थे जब देश आज़ाद हुआ, और उनके फादर मेरे दादाजी नहीं थे, तो उनकी पहली ट्रैवलिंग नया नया पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की एक 8 साल के बच्चे की जो ट्रैवलिंग थी, तो वो उनका पहला ट्रैवल था 1947 में, जो हिंदुस्तान से अकेले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। तब तो वो भी हिंदुस्तानी था। बिल्कुल, वो भी हिंदुस्तान था, नया नया पाकिस्तान बना था, तो उनका वो पहला ट्रैवल होगा। लेकिन एक छोटे 8 साल के बच्चे के लिए वो कितना बड़ा ट्रैवल होगा, चाहे वो 400-500 किलोमीटर का भी रहा हो, तो वो बहुत बड़ा ट्रैवल था उनके लिए। उसके बाद चाहे वो पढ़े 4 या 5 क्लासेस थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया घूमी। वो 100 कंट्रीज से ज़्यादा उन्होंने कवर किया, और 5 क्लासेस ही उन्होंने उर्दू की पढ़ी थी। इसके अलावा ना उनको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, और खुद ही उन्होंने सब चीज़ें सीखी, और 100 कंट्रीज से ज़्यादा घूमा, और 50 कंट्रीज तक में तो उनका बिजनेस भी रहा। ही वॉज ए पब्लिशर इनटू पब्लिशिंग। वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव। ये स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता थी। तो मेरा जो वो है, मेरे DNA में है ये ट्रैवल। बिल्कुल वही, जैसे आपने बोला जो आपका पैशन था उसे आपने प्रोफेशन बनाया।
मुझे लगता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं हम दोनों में। मुझे लगता है कि आज हम ऑफ रोडिंग की बहुत बातें करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है और आप करना चाहते हैं बहुत सी ऑफ रोडिंग जिसमें बहुत से अलग अलग रास्ते आएंगे, और ये पॉडकास्ट आज आपके लिए है। आइए बात करते हैं राजीव जी से। राजीव जी, इसमें मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कभी ऐसा बॉलीवुड वाला सीन आपके सामने आया है कि एक बिल्कुल एक एक्शन मूवी वाला सीन हो गया कि आपकी गाड़ी हो गई बंद, बिल्कुल सुनसान रास्ता? बॉलीवुड की जितनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती हैं जी, और वो हम जैसे लोगों से अगर ट्रैवलिंग पर है, अगर हाईवे, अगर आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं अगर आपने देखी होंगी, एक हाईवे 10 करके भी NH10 आई थी, हाईवे, और ये सारी मूवीज हमारे रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती हैं। उनमें से एक किस्सा मुझे जानना है। सड़क पर एक किस्सा अगर आप सुनना चाहें कि मैं एक किस्सा बताऊं, तो एक किस्सा 2003 का है। उस टाइम पर 2003 में हमारा पगमार्क जो रिजॉर्ट है रैंथमबोर में, उसकी ओपनिंग थी, और मेरे साथ कुछ ऐसी कहानी है, सुपर नेचुरल आप उनको कह सकते हो, कि पिछले जन्म की हैं वो कहानियां, उस एरिया से जुड़ी हैं जो मेरे साथ। और मैं जब भी उस जगह पे ट्रैवल करता था तो मेरे गाड़ी जरूर खराब होती थी, और मुझे कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो वहां नहीं जाने देना चाहती थी। तो ये उस टाइम पर भी है। मैं उससे पहले भी मेरी 3-4 बार गाड़ी खराब हो चुकी थी, मैं वहां नहीं पहुंच पाता था। 2003 में मैंने डिफरेंट रूट लिया कि मैंने कहा मैं इस बार टोंक और इधर से होकर नहीं जाऊंगा, और मैंने रास्ता जो लिया दोसा, इधर से आपका भरतपुर होकर बालाजी। मैंने कहा बालाजी के दर्शन, क्योंकि मेरी वाइफ बालाजी की बहुत बड़ी भगत है, तो बालाजी के हमने दर्शन किए, और उनसे ये कहा कि इस बार मेरे साथ वो प्रॉब्लम्स ना हो जो हर साल हर बार हो रही हैं, वहाँ पहुँचने में जो मुझे दिक्कतें आ रही हैं। उस साल भी ऐसा हुआ, बहुत इंसिडेंट्स। पहले तो मैं घर से जब निकला ही था, और अभी दिसंबर का महीना था, 21 दिसंबर की बात कर रहा हूँ 2003। इट वॉज टू फॉगी, मतलब आप 5-10 फीट तक दूर तक नहीं देख सकते। और इत्तेफाकन इतने जल्दी में निकला था, मुझे ये भी नहीं पता था मेरी स्टपनी जो है वो भी पंक्चर्ड है, वो भी बाद में जाकर पता चली। और जब मैं मथुरा से भरतपुर वाली सड़क पर, तब तो 2003 की बात कर रहा हूँ, 21 साल पहले की, तो उस टाइम तो बहुत छोटी सी सड़क होती थी। लोग जो वहाँ के लोकल हैं वो सब जानते होंगे इस चीज को। बहुत छोटी सी सड़क होती थी, एक फाटक आता था भरतपुर से पहले। तो भरतपुर पहुंचने में से पहले ही मेरी गाड़ी, सब लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि इतनी फॉग थी, सब मुझे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मैं आदी हूँ, सड़क पे चलने वाला मुसाफिर हूँ, तो मुझे मालूम है कि फॉग में भी कैसे ड्राइव करनी है। स्पीड नहीं होती, लेकिन 10 की स्पीड पे धीरे धीरे चल रहे थे, सब लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो मेरा ऐसे में टायर पंक्चर हो गया। टायर पंक्चर होने के बाद, और मैं, मेरी वाइफ और मेरा फ्रेंड नवनीत खुराना जी और उनकी वाइफ, और दोनों के एक एक बच्चा गोदी में, छोटे, 2003 की बात कर रहा हूं, तो बच्चा भी 3 साल का था, मेरा बेटा अभी 26 साल का है। तो उस टाइम पर टायर पंचर होने के बाद मैं तो रुक गया साइड पर, और बाकी सब लोग धीरे धीरे करके आगे निकल गए। अब मैं वहां फंसा हूँ, स्टपनी नहीं है मेरे पास, तो ऐसे में क्या करूं। तो इतना टेंस वो था, वो उस टाइम पर वो सुनसान सी जगह थी पूरी, और फॉग भी बहुत था, कुछ दिखाई दूर दूर तक, मतलब पास की नहीं दिखाई दे रहा था, दूर की छोड़ो। तो ऐसे में बच्चों और फैमिली के साथ तो डर बहुत ज्यादा वो हो गया। तो हमने टायर पंक्चर के अंदर हमें गाड़ी चलानी पड़ी। ओह गॉड। टायर धीरे धीरे करके वो फट गया, और उसके चीथड़े उड़ गए, और वो स्टेपनी वो पूरा उससे बाहर आ गया, व्हील पे आ गया उस पे। और जब गाड़ी रुकी गई, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम फंसे हुए हैं वहां पर। उसके बाद अब हम क्या करें, कहाँ से पंचर लगाएं। और हम ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त ये रात के 12 बजे के आसपास की बात। ओह माय गॉड। तो it was too scary there, especially when you're with your family, with little kids. तो उससे बड़ा ड्रामनी वो था नहीं उस वक्त। तो पंचर लगवाने के लिए अब हमने पूछा, जी पंचर कैसे लग सकता है, कहाँ लग सकता है, सोच रहे थे। अभी हमें पता चला कि भरतपुर हमारे से 8 किलोमीटर दूर है, तो भरतपुर तक हमें पहुंचना था कि किसी भी हालत में पंचर वहां से लगवा के लेना है। अब मैं स्टपनी निकाली, मैंने कहा मैं जाऊं कैसे, वहां तक पहुंचूं कैसे। और हमारी गाड़ी हमने साइड पे रोकी हुई थी, और ब्लिंकर्स ऑन थे। तो पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस वालों को देखकर भी शायद जिंदगी में मैं इतना नहीं डराऊंगा कभी, क्योंकि पुलिस वाले उस टाइम पर दिसंबर के महीना, उन्होंने सबने शॉल ओढ़े हुए थे, पूरा कवर्ड थे वो, मतलब उनकी सिर्फ आंखें और वो दिख रही थी, और एक गन दिख रही थी, और जीप में बैठे हुए थे, लेकिन थे पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस की जीप थी। तो उन्होंने पूछा, आप ऐसे यहाँ पर इतनी रात को फैमिली के साथ? तो उनको बताया ये प्रॉब्लम है। तो कहते जी एक दुकान तो है, लेकिन वो रात को इस टाइम खुली होगी ये कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा जी आप ऐसा करो जी, मुझे दुकान तक वहाँ पहुँचा दो, बाकी मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया, और उन्होंने मुझे जहाँ पर वो पंक्चर वाला था, उन्होंने वहाँ मुझे छोड़ा। उन्होंने बताया जी ये फला बंदा है, इसकी ये दुकान है, लेकिन दुकान बंद थी।
वहाँ मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, तो एक दो लोग और मिले वहाँ पर। इतनी धुंध थी तो लोग थे नहीं इतने। तो एक दिखा तो कहते जी ये बंदा जो है पंचर वाले अंदर गांव में रहता है, इसका गांव पीछे ही है, तो आप वहाँ चले जाओ, शायद आपको हेल्प वहाँ मिल जाए। तो मैं गांव में घुस रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, और तो मैंने फाइनली आई मैनेज टू रीच टू हिज होम। मैं पहुंचा, और रात को सोचो किसी के सर्दी के दिसंबर के महीने में, वो भी राजस्थान और ये नॉर्थ इंडिया बेल्ट जब पूरा फॉगी हो, खूब अच्छी सर्दी जिसको टेम्परेचर सब जीरो, तो उसके अंदर मैं उसके घर पे पहुंचा। तो उसने कहा जी, कहता जी मतलब नहीं होता इस टाइम का दुकान खुलेगी सुबह 8 बजे, उससे पहले मैं कैसे वो कर दूं। तो उसको बताया जी मैं फैमिली के साथ हूँ और बालाजी जा रहा था तो मैं फंस गया हूँ। तो वो भी शायद भगत तो होगा, उसके अंदर मन में वो है कि फैमिली है साथ में, और तो वो रात को उठ कर आया। उस भले मनस ने पंचर लगाया, और पंचर लगाकर मेरे लिए ये था कि मुझे वापस पहुंचना कैसे है वहाँ तक। कोई भी साधन नहीं था, पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया था। अब जाते वक्त मैं अकेला टायर को उठा के जा नहीं सकता था। टायर आपको पता है मेरे पास इंडिका थी उस टाइम पर, इंडिका का टायर अच्छा वेट होगा, और इन्फ्लेट होने के बाद तो और वेट बढ़ गया। तो अब मैंने एक डंडा उठाया, वो टायर को धीरे धीरे सड़क पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो बीच में एक साइकिल वाला मिल गया, उसने थोड़ी सी हेल्प की, वो अपना टायर और साथ में उसके चलना शुरू किया। अब मुझे खुद नहीं पता था मैंने गाड़ी छोड़ी कहाँ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जी अब मुझे जाना, इतना पता है कि मैं मैं मथुरा की तरफ से आ रहा था, तो भरतपुर अभी पहुंचे नहीं थे। फाटक से पहले गाड़ी है, फाटक हमने बाद में क्रॉस किया जब पुलिस वाले मुझे लेकर आए। तो कह रहा जी मैं समझ गया उस तरफ, हाँ लेकिन मैं आगे आपको छोड़ दूंगा, मैंने उस तरफ नहीं मुड़ना, तो मैं आपको बता दूंगा मोड़ वो कहाँ पर है। तो उस मोड़ तक मैं साइकिल के साथ उसके बातें करते हुए पहुंचा। पीछे से इत्तेफाकन अब ये आपको तो बड़ी जल्दी में मैंने बता दिया, ये 12 बजे वाला एपिसोड। सोचो उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल था लेकिन नेटवर्क और वो वाले नहीं होते थे, हर जगह नहीं मिलता। और ये अब टाइम सुबह के 3-4 बज चुके हैं। तो ये मतलब मैं 12-1 बजे से लेकर 12 बजे पंचर हुआ था, पुलिस वालों ने छोड़ा होगा, मैं 12 बजे के आसपास अगर अपनी उससे निकला तो मेरे घर वालों का क्या हाल होगा उस टाइम पर। मैं कहाँ हूँ 3-4 घंटे उनको नहीं मालूम, इतने उसमें बिल्कुल मतलब उनके लिए मुझे लगता है कि मैं तो शायद एंजॉय कर रहा था और घूम रहा था और एक नया एडवेंचर कर रहा था एज यूजुअल। मुझे तो हर जगह एडवेंचर ढूंढना होता तो एडवेंचर ढूंढ लिया। लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, शायद उन्होंने इतना बुरा दिन नहीं देखा होगा, इतनी बुरी रात नहीं देखी होगी इनफैक्ट, कि वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पूछ सकते, कोई उनको इतना डर लग रहा था क्योंकि वो पूरे जंगल और जहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी और छोटी सी सड़क और फॉगी एकदम, उन्होंने गाड़ी की जो लाइट थी, मतलब एक घड़ी जो आगे चलती थी, उसको उन्होंने इग्निशन भी बिल्कुल ऑफ कर दिया ताकि वो लाइट भी ना दिखे, कोई हमें देख ना ले हम यहाँ खड़े हैं। वो इतने डरे हुए थे। अब पीछे से भगवान की दोबारा से एक कृपा रही और पीछे से एक बस आई, सुबह 4 बजे पहले बस चलती थी वो भरतपुर से मथुरा के लिए, तो वो बस मुझे मिल गई। वो बस को मैंने बताया जी फाटक पार करने के बाद मेरी कहीं गाड़ी खड़ी है मुझे वहाँ छोड़ने के लिए। तो फाइनली आई मैनेज टू रीच बैक टू माई कार, और वहाँ जाकर जो वो मेरे से ज़्यादा तो मतलब आंखों में आंसू सबके थे, वो तो डरे हुए थे बहुत बुरी तरह, बिल्कुल उनको मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एक बहुत अच्छी कहानी ऐसी है ज़िंदगी में जो हमेशा के लिए दिल में छाप छोड़ जाती है और रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी ये, क्योंकि वो रात कभी, वो 21 दिसंबर 2003 की रात में कभी भूल नहीं सकता। सीरियसली मतलब आप बता रहे हो तो मेरी रूह ऐसे ही मतलब बिल्कुल वो हो रहा है, गूज़बम्प्स एक्चुअली हो रहे हैं। तो मतलब मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, आप लोगों ने उसको फील किया था। तो मैं तो वो 4 घंटे मुझे शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए तो एक एडवेंचर और वो था, लेकिन मेरी फैमिली के लिए वो 4 घंटे बहुत वो एकदम हो जाता है ना कि बस ये आखिरी रात है, सब खत्म। वो वाला एक एक्सपीरियंस पूरा आपकी फैमिली ने वहां पे ले लिया होगा उस दिन। दैट्स ट्रू। ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस आजकल की जनरेशन पे तो वैसे बहुत कम है ये चीज़ें, इसीलिए आज हमने आपको बुलाया है कि ये एक्सपीरियंसेस उनको पता होने चाहिए। और इसी जर्नी को अगर कंटिन्यू आगे करें तो पंचर लगवाने के बाद हम जब वापस हम आगे बालाजी पहुंचे, वहाँ दर्शन करने के बाद जब मैं रणथंभौर के लिए निकला, तो एज यूजुअल क्योंकि मेरी गाड़ी रणथंभौर तक नहीं पहुंच पाती थी, सर्दी के महीने में, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, और टेम्परेचर जब 0 के आसपास हो, मेरी गाड़ी हीट हो गई और गाड़ी सीज हो गई। एंड दिस वाज हैपनिंग सेकंड टाइम। इससे पहले मेरी गाड़ी एक बार और सीज हुई थी, दैट वाज माय बर्थडे 14 जून 2003। मैं 14 जून, हाँ सेम ईयर,
14 जून 2003 को मेरी गाड़ी पहले सीज हुई थी, और उस टाइम पर मेरे फ्रेंड्स प्रशांत और ये अमन वगैरह सब एक्सप्लोर इंडिया सब साथ थे मेरे, और उस टाइम हमने जो तूफान देखा, बिल्कुल चाकसू जगह है जयपुर से जब हम टोंक की तरफ निकलते हैं, हाँ। तो चाकसू में ऐसा तूफान हमने, रेत वाला सैंडस्टॉर्म जो है, कभी नहीं देखा। इतना बड़ा तूफान था वो, और हमारी गाड़ी सीज है और इतना तूफान आया और हम तूफान में फंसे वहाँ पर। तभी मैं रणथंभौर नहीं पहुँच पाया अपनी गाड़ी पे। उसके बाद मैं रणथंभौर अभी आ रहा हूँ, तो मैं इस बार भी नहीं पहुँच पाया। पहले टायर पंचर वाली एपिसोड हुआ रात को, अगले दिन जब दर्शन करने के बाद अब रणथंभौर जा रहे हैं तो गाड़ी सीज हो गई। एंड ड्यू टू हीट, सर्दी के महीने में कब गाड़ी सीज हो सकती है, हीट ले सकती है, सोचो। लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज़ थी जो नहीं जाती थी मैं रणथंभौर तक पहुँचूँ। तो आप पहुंच नहीं पाए आज तक? नहीं, मैं बिल्कुल जाता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी कार पे ड्राइव नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके बाद भी बहुत एपिसोड हुए मेरी गाड़ी हर बार ख़राब होती थी। और इससे बड़ी चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मेरे एक फ्रेंड ने नई गाड़ी खरीदी, एंड इट वाज इंडिगो गाड़ी जो आई थी, इंडिगो नाम था शायद उसका। तो उसने नई जब शोरूम से निकलवाई चंडीगढ़ से, और वो मेरे साथ ट्रेवल किया रणथंभौर, और वो शोरूम में ये बोल कर आया कि मैं जिस अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, उसकी आत्मा और मतलब कुछ उसका लेना देना पुराने पिछले जन्म का है वहाँ पर, तो उसकी गाड़ी हर बार ख़राब हो जाती है, और ये गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं गाड़ी आपको अगर वापस कर दूंगा। एंड सरप्राइजिंगली वो गाड़ी भी बंद हो गई। तो क्या सच में उन्होंने वापस कर दी? गाड़ी बंद होने का, नई गाड़ी में तो कोई बाकी फॉल्ट इतनी जल्दी आ नहीं सकते। हाँ। गाड़ी बंद होने का भी वो देखो ना। सिर्फ एक ही चीज़ मैंने बोली, मौसम जैसे चेंज होना शुरू हुआ, सूरज ढल गया, मतलब अभी बादलों में ढला, ये नहीं कि शाम हो गई, जैसे ही मौसम चेंज हुआ थोड़ा सा हेजी सा हो गया, तो मैंने सिर्फ इतना बोला, दोबारा से वही मौसम हो गया, दोबारा से वैसे ही हो रहा है सब कुछ। तो वो कहता है नहीं, इस बार गाड़ी मेरी ख़राब नहीं हो सकती, इस बार वो नहीं होगा जो तुम्हारे साथ हर बार होता है। मैं कहा लेट्स सी। तभी चलते चलते में एकदम एक आवाज़ आई और गाड़ी बंद हो गई। और गाड़ी बंद होने के बाद तो सोचिए, गाड़ी बंद हो गई और एकदम नई गाड़ी जो अभी हफ्ता पहले शोरूम से निकल कर आई है। और वो गाड़ी बंद होने के बाद तो उन्होंने कहा जी कोई छोटी मोटी फॉल्ट होगी, अभी देख लेते हैं। हमने टोंक नज़दीक था शहर, वहाँ से टोंक से हमने एक मैकेनिक बुलाया। मैकेनिक ने बताया जी इसका फ्यूल टैंक फट गया। ओह गॉड। और तो वो कह रहे जी फ्यूल टैंक तो टोंक में अब कोशिश करते हैं अभी मिल जाएगा, नहीं तो जयपुर से आ जाएगा। जयपुर इज 100 किलोमीटर्स, 100 भी नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो कहते जी जयपुर से 2 घंटे में आ जाएगा, तो आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कीजिए किसी ढाबे वगैरह पे। हम रुक गए। मैंने कहा कमल मेरी जब भी गाड़ी ख़राब हुई है 3 दिन से पहले कभी ठीक नहीं होती हो, तो अब कैसे हो जाएगी? और वो कह रहा है तू मनोज ऐसी बातें मत कर, कैसे, ये तो टैंक फटा अभी आ जाएगा। हाँ। तो टोंक में पहले हमें टैंक नहीं मिला, उसके बाद वो जयपुर में पूरा ढूंढते रहे, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ जहाँ मोटर पार्ट्स के वो हैं, तो वो टैंक नहीं मिला। और मैं शुरू से उनको बोलता रहा जी आज तक गाड़ी 3 दिन से पहले ठीक नहीं हुई, तो अभी भी नहीं होगी। तो वो टैंक उन्होंने कहा जी ये दिल्ली से आएगा। ओह माय गॉड, मतलब लिटरली वो सेम चीज़ बिल्कुल जी। उनके साथ भी रिपीट हुई। और दिल्ली से भी आया, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक कुछ चल रही थी, एक दिन लेट पहुंचा, तो तीसरे दिन जो गाड़ी हमारी जगह ठीक होती है वो तीसरे दिन ही गाड़ी जगह ठीक हुई। और इससे पहले भी जितनी बार मेरी गाड़ी खराब हुई हर बार तीसरे दिन ही जाकर ठीक होती है। तो उसके बाद जब भी आपने अब रणथंभौर मतलब मैंने अपनी गाड़ी पे जाना छोड़ दिया। तो कैसे, जैसे अब भी आप गए, मैं तो ट्रेवल कोई problem नहीं हुई मैं उसमें? ट्रेवल बाय ट्रेन करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड कहते रहे यार तू पहले तो 4-5 बंदों की रिस्क में लाइफ डालता था, अब तूने तो हज़ारों को डालना शुरू कर दिया। मैंने कैसे, लेकिन ट्रेन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रेन में कभी कोई और ट्रेन में हर बार मैं सेफली जाता हूँ। और अभी भी लास्ट मंथ भी होकर आया हूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और सब ऑफिस के पूरी फैमिली थे। चलिए, एक अच्छी बात है कि इससे ओवरकम हो गया। और क्योंकि यहाँ का जो लेना देना है वो जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी एक चीज़ें स्पेसिफिक पॉइंट से है आई थिंक। मे बी एक रीजन है उसी इस वाले एरिया से पूरा है ना। तो लेकिन वो पिछले जन्म से लेकर है, क्योंकि मैं जब पहली बार भी यहाँ ट्रेवल कर रहा था तो सब सो रहे थे और रात का 2 बजे के आसपास का टाइम था। और अगर आप सोचो ये फिल्मी कहानी लगेगी आपको, और शायद मूवी में ही देखा तो वो उसको भी आप यकीन नहीं करते हो, मानते हो कि ये तो मनगढ़ंत सब कहानी है, लेकिन मैं अपनी असली कहानी बता रहा हूँ। और मे बी इस वजह से क्योंकि मैं बचपन से मधुमती मेरी फेवरेट मूवी होती थी। मधुमती की बाद आपने मूवी एक ओम शांति ओम बनी, वो भी पुरानी उस पर थी। वो सारी फिल्में मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं सारी ऐसी फिल्म मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरे साथ सेम कहानी हुई। अब रात को आप 2 बजे गाड़ी चलाते चलाते एकदम करके ब्रेक मार दो,
और सिर्फ एक गांव का नाम पढ़कर, उस गांव का नाम पढ़कर मैं कैसे ये बहुत जानी पहचानी सी जगह है, ये गांव जाना पहचाना सा लग रहा है। तो मेरे फ्रेंड कहते हैं, जो सोए थे एकदम ब्रेक लगते ही उठ गए, कहते क्यों ब्रेक मार दी? मैंने कहा ये जगह बड़ी जानी पहचानी सी है। कहते क्यों मजाक कर रहे हो रात को 2 बजे? मैंने कहा देदना गाँव सुना हुआ है नाम। तो कहते आप इतना घूमते रहते हो, इतने आप ट्रैवलर हो, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, हर जगह तो आप बाय रोड ट्रैवल करते हो, तो सेम नाम हर जगह गांव होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो सुना होगा। मैंने कहा मे भी। फिर मैंने ड्राइव कर रहा था, अब समीर मेरे साथ बैठे थे, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये राइट साइड पे यहाँ एक बहुत बड़ी लेक है। कहते हैं आप राजस्थान में हो, यहाँ लेक कहाँ से आई? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक है। तो उनको मैंने कहा आगे कोई रेलवे वो फाटक आएगा, क्रॉसिंग है? तो कहते हैं हाँ आएगी। मैंने कहा 2 रेलवे क्रॉसिंग आएंगी। तो कहते नहीं, एक रेलवे क्रॉसिंग। तो उस रेलवे क्रॉसिंग को पार किया। दूसरे फिर हम जैसे ही रणथंभौर एंटर कर रहे, सवाई माधोपुर एंटर कर रहे थे, तो एक हम ब्रिज पे फ्लाईओवर पे चढ़े। तो मैंने कहा इसके नीचे क्या कहते हैं? रेलवे ट्रैक। मैंने कहा यहाँ फाटक होता था पहले, ये दूसरा फाटक है। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी याद आने लगी जो मेरे पिछले जन्म से शायद थी। तो करण अर्जुन वाली फीलिंग आने लग गई है मुझे। बिल्कुल ये सच्चाई है। और ये मेरे से करण अर्जुन आएंगे। ये मेरे साथ 1 साल तक ये चीज़ें चलती रही। मैं सपने में वहाँ की ऐसी ऐसी जगहें देख रहा था, जो वहाँ के लोकल्स और जो मेरे फ्रेंड्स थे। रणथंभौर में जब पगमग रिजॉर्ट हम बना रहे थे 2003, वो तो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे थे। वो तो 2099 या 2000 से वहाँ रेगुलर ट्रैवल कर रहे थे। उनको वो जगह नहीं पता थी जो जगह मुझे मालूम थी वहाँ। और जो मैं लेक की बात कर रहा था, वो लेक मेरे सपने में आ रही है। वो तालाब है, उसमें कपड़े धो रही हैं लेडीज, और बहुत बड़ा तालाब है जिसकी लहरें तक उठ रही हैं। वो कहते हैं राजस्थान में इतना बड़ा तालाब हो ही नहीं सकता, क्यों तुम मजाक कर रहे हो? मैं उनको दिखा के लेकर आया, वो तालाब उसी जगह पे था जहाँ से हम रोड से निकलते थे। उनको पता ही नहीं था कि वो तालाब है वहाँ इतना नजदीक। वाओ वाओ। और बहुत मेरे माथे पे निशान है, ये 3 निशान है। 2 निशान तो घर वालों को पता है। एक बार अमृतसर में मुझे घास खिला रहा था एक भैंस को, उससे थोड़ा सा पंगा वंगा हो गया, उसने उठा के पटक दिया। तो एक निशान तो हुआ था, टांग के स्टिचेस आए। और सेकंड, एक बार खेलते खेलते गिरा तो सामने जो कुंडी, पुराने टाइम की जो कुंडी होती थी, उसमें वो कुंडी यहाँ गड़ गई थी, तो उसका निशान। तीसरा निशान ना मेरी माँ को पता है ना मेरे घर वालों को पता है तीसरा निशान कहाँ से आया। वो मैंने सपने में देखा। मेरा तीसरा निशान पिछले जन्म में मैं बैलगाड़ी से गिरा था, तब आया था। वाह वंडरफुल। और बैलगाड़ी से गिरा था, और कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे, कहाँ लेकर गए थे, बैलगाड़ी की रेस कहाँ हो रही थी, वो मुझे एक एक जगह मालूम थी वहाँ की, सवाई माधोपुर की। माय गॉड। और मुझे ये मेरी कहानी सुनने के बाद ये सब चीज़ें, तो बहुत बड़ा, ये तो मैं बहुत छोटा इसमें बताया आपको। सोचो ये चीज़ें मेरे साथ 1 साल तक लगातार चलती रही। और एक बार तो इन्होंने किसी तांत्रिक को बुला लिया, चाचा करके थे, और एजेड 80, क्योंकि मैं इनको रात को, हम जंगलों में घूमने का हमारा बड़ा शौक है, रात को भी हम नाइट सफारी वगैरह के नाम पर हम जो वहाँ पर फोर्ट हैं, और हम काफ़ी घूमते हैं उस तरफ ना, कंधार फोर्ट है, उस तरफ चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ रात को घूमते हैं, तो मैं कल उनको 1 दिन पहले रात को मैं एक ऐसी रोड पे ले गया जिस रोड पे ये भी नहीं गए थे। उस रोड पे लेके जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, ड्राइव में कर रहा था, और मेरा नाम हरी सिंह है इस पूरे एपिसोड में। जो पिछले जन्म के जो मेरे साथ ये चल रहा है, मेरा पिछले जन्म में हरी सिंह नाम था। तो मैं इनको जिस सड़क पे लेकर गया, वो कहते हैं हरी सिंह तुमने गाड़ी यहाँ क्यों मोड़ ली? मैंने कहा यहाँ ना आगे एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में एक बाबा है, वो मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे तुम्हें, तो वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो ये सबका बुरा हाल है एकदम। सब इन्होंने कहा, इन्होंने मेरे पीछे पड़ गए, चिल्लाने लग गए, भैया गाड़ी रोको आप, हरी सिंह यू टर्न लो आप, यहाँ नहीं जाना, हमें नहीं जाना। तो कहते हैं आप गलत कह रहे हो, यहाँ तो आगे यूनिवर्सिटी है सवाई माधोपुर में, ये यूनिवर्सिटी है और आगे सर्किट हाउस है, तो यहाँ कोई वो नहीं है कब्रिस्तान, आप वापस मोड़ो। तो इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती सबने कस्में दिलाकर कि आप नहीं जाओगे, वापस मुड़वाई मेरे से गाड़ी, और वापस आए। तो अगले दिन इन्होंने एक तांत्रिक चाचा जी को बुला लिया। तांत्रिक को ही बोलते कि ये जब से आया है यहाँ पर ना, ये अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर सब चीज़ें बता रहे हैं। तो तांत्रिक को मतलब रात को इन्होंने सर्किट हाउस वाली रोड पे गाड़ी मोड़ ली और कहते हैं यहाँ एक कब्रिस्तान है। तांत्रिक अभी तक तो सब चीज़ शायद मजाक में ले रहा था, जैसे उसको बोला वो तांत्रिक ऐसे बैठ गया, ये क्या हुआ? कह रहा है बच्चे आपकी एज कितनी है? मेरे से उसने पूछा, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, तो 2003 में मैं उस टाइम 33 साल का था। तो मैंने जैसे उनको बताया, मैं 33 साल का हूँ, और कह रहे वहाँ पर कब्रिस्तान तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मैंने सपने में देखा वहाँ पर एक बाबा है कोई। तो कहता है जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी ना,
यूनिवर्सिटी जब बनी है तो ये कब्रिस्तान के ऊपर ही बनी है, पूरी कब्रिस्तान को हटाया गया है यहाँ से और ये यूनिवर्सिटी वहीं पर बनी है। और यूनिवर्सिटी बनी भी 30-35 साल उसी टाइम पर है। यानी कि मैं जो बातें बता रहा हूँ शायद 40 साल पुरानी पिछले जन्म की होंगी, मेरी 33 साल उम्र थी, तो कुछ साल पहले की अगर बात कर लें तो मे भी 40-45 साल पहले तो वहाँ पर कब्रिस्तान था जो मैं सपने में इनको बता रहा था। गॉड। तो फिर फाइनली आपके दोस्तों को यकीन आया होगा कि ये सच था। मैं इनको अपना गाँव तक ले गया, कहाँ मेरा गाँव है, मैं गाँव में कैसी कैसी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मैं इनको बताता रहा कि ये ज़मीन इन हमारे गांव से लेकर जो पिछले वाले पहाड़ दिख रहे हैं कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी, ये सारे खेत हमारे थे। सिर्फ हमारा घर जो था पक्का घर था और बाकी सबके कच्चे घर थे। शायद हम जमींदार रहे हों, क्योंकि मेरे पिताजी शायद मेरी शक्ल की जो मैंने देखा आपने उसके अंदर, वो मेरी शक्ल के थे, बहुत भारा सा फेस था उनका, मेरे से भी भारा, और वो वाइट पगड़ी पहनते थे। अब मुझे नहीं पता वहाँ पर शायद सिम्बॉलिक है शायद ये चीज़ें कि पगड़ी कौन सी कलर की कौन पहनता है, राजस्थान में ये चीज़ें बहुत है। तो मैंने कहा वो बड़ी सी पगड़ी पहनते थे वाइट कलर की। तो मैं अपने गांव तक होकर आया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जाकर वहाँ किसी से कुछ बात करूँ। ये कहानी के बाद एक टीवी सीरियल आता था, बहुत फेमस था उस टाइम पर, ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पुनर्जन्म पे। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया बॉम्बे, मैं बॉम्बे गया। अच्छा, तो वहाँ तक ये आपकी स्टोरी पहुँची? हाँ जी। तो लेकिन वो इस कहानी को, क्योंकि मेरे साथ ना सबसे बड़ी बात थी, इस जितने भी मेरे साथ एपिसोड हो रहे थे, इस एपिसोड में मेरी फैमिली का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। उस आत्मा ने जो मेरे अंदर आ रही थी या जो मुझे दिख रहा था सब चीज़ें, मेरे फैमिली और मेरे किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं किया। मशीनरी का नुकसान हुआ अलग बात है, गाड़ियाँ बंद हुई, ख़राब हुई, सीज हुई, लेकिन मेरी फैमिली में कभी आस नहीं, मेरे ऊपर कभी कुछ वो नहीं किया। तो मैं उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने शुरू में बताया था कि इसको पब्लिसाइज करेंगे तो इसको ड्रामेटाइज करेंगे, इसके अंदर मसाला डालेंगे। तो मैं नहीं चाहता था इसके अंदर मसाला डाले और ये करे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहूँगा ये करना। नहीं, बिल्कुल वो एक आपकी रियल लाइफ की स्टोरी थी, वो लोग उसे ड्रामा बना के क्रिएट कर देते हैं। वो ड्रामा तो ऑब्वियसली तो इसलिए मैंने उस कहानी को छेड़वाना पसंद नहीं किया और मैंने उनको कहानी नहीं बेची है अपनी वाले। मतलब ये कैसी चीज़ है? उस वाले इस जो भी ये एपिसोड इसके आते थे, ये सीरीज जब आ रहा था तो उसके अंदर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वो करने के लिए मतलब आपको बेहोश करते थे और उसके अंदर फिर आपसे चीज़ें वो पूछते थे। राइट। एक सीरियल का नाम नहीं लूँगा और बहुत बड़ी कंपनी थी जो ये सीरियल जिन्होंने बनाया, वो बिल्कुल आउट कर देते थे और पिछले जन्म की चीज़ें फिर उनसे पूछते थे। फिर मैं एक बार रजनीश आश्रम में भी गया था पास्ट लाइफ इसके लिए, लेकिन वो एपिसोड नाउ गॉन। और कभी अब रैंथम जाता हूँ, अब वो चीज़ें दोबारा नहीं आती कभी अब दिमाग में। वो 1-1.5 साल तक 2003 और 2004 में वो चलता रहा मेरे दिमाग में, जो चीज़ें आ रही थी। मैंने ऐसे मंदिर बताया उनको कि इस मेरे से ये पूछ रहे कि मैं रैंथमपुर, मुझे रैंथमपुर में जो आप अगर जानते हो तो गणेश जी का टेम्पल है, त्रिनेत्र गणेश जी को बोलते हैं। मैं कभी दर्शन नहीं कर पाया था उनके आज तक, कितने साल तक कोशिश करता और मैं गया, द्वार बंद होते थे, मुझे वहां तक पहुंचने दिया। मैंने पहली बार जिंदगी में वहां दर्शन पिछले साल किए हैं 19 मई को। माय गॉड, इससे पहले कभी दर्शन नहीं हो पाए मुझे। मतलब कहते हैं तो मैं वहाँ के मंदिरों के बारे में सब कुछ जानता था, वहाँ पर कितने गेट्स हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे मंदिर बताया। मैंने कहा जी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मैं आज तक भी नहीं गया, शिवाड़म का मंदिर है, वो भी किसी ने मुझे बताया है और मैं आज तक भी उस मंदिर में अभी तक नहीं गया। मैं इनको बताता था जी एक मंदिर है जिसके अंदर सीढ़ियाँ और रास्ते से जाते हैं, बहुत सारे सांप ही सांप हैं वहाँ पर। तो पता चला जी वहाँ से 40 माधोपुर से 40-50 किलोमीटर पे एक मंदिर है शिवाड़ का, और उसके अंदर इस तरीके जो आप बता रहे हो सब चीज़ें हैं, लेकिन मंदिर अभी तक होकर नहीं आया वो। ये सब चीज़ें आज भी होती है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रम है, ऐसे काल्पनिक बातें हैं, बट ये एक्चुअली हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे? ऑफ रोडिंग में क्या चीज़ें उन्हें बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए? बेसिकली जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, देखिए अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे हैं, इतने दुर्लभ जगहों पर हैं अगर आप, और आपके पास खाने पीने की अगर हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हाई मतलब ऑक्सीजन की कमी रहती है ऐसी जगहों पे, तो उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम खाने में, क्योंकि लोग आजकल तो दवाइयाँ भी लेते हैं, बड़ी सारी ऐसी दवाइयाँ भी जिनको लोग खाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आपको ऐसी जगहों पे जाकर प्यास नहीं लगती क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, और लोग ज़्यादा सबसे बड़े ट्रैवलिंग में गलती जो करते हैं पानी नहीं पीते लोग। हाँ, आपको प्यास नहीं भी लग रही तो आपने पानी पीना, खासतौर पे हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप कर रहे हैं और आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस अगर नहीं चाहते तो आपको पानी तो पीना ही है, दिन भर पीना है। ऑक्सीजन आपको उससे मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स में आप
चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, रेजिन्स और नट्स वगैरह हैं, ये साथ में कैरी कीजिए। तो और बाकी कोशिश कीजिए जब आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी ऑफ रोडिंग तभी कीजिए जब आपके और भी आपको पता है कि हेल्प साथ में है। कई बार हम 3-3 4-4 गाड़ी एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास केबल्स वगैरह सब, टॉर्चिंग केबल वगैरह सब चीज़ें हम कैरी कर रहे होते हैं, तब तो आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज अकेले हो तो फिर रिस्क नदियों में और ऐसे वाले उस पर ना किया जाए, रास्तों में ना किया जाए, जहाँ अगर आप फंस जाए तो आप रात भर वहीं फंसे रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली आपने कौन सा ऑफ रोडिंग जो आपका बिल्कुल बेस्ट था, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बेस्ट वाले ऑफ रोडिंग में अभी स्पीति की अगर बात करें तो स्पीति में आप विंटर ड्राइव्स पे जाते हैं, विंटर एक्सपीडिशंस, तो वहाँ की बहुत सारे किस्से हैं, तो वहाँ की बातें याद हैं। फिर लद्दाख के हैं, अभी नेपाल और भूटान हमने ऑफ रोडिंग की, तो वहाँ के बहुत सारे किस्से हैं। तो लद्दाख से अभी हमें याद आया कि एक ये हमारे पास बहुत ही मधुर ध्वनि का एक हमने यंत्र आपके लिए रखा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पहले पॉडकास्ट में एक सकारात्मक ध्वनि आज आप बजाए यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, अच्छा रहेगा हमारे लिए। गुड। इसके लिए पहले हल्का से इसको वाइब्रेट करेंगे, जब वाइब्रेशन आ जाएगी उसके बाद वेरी नाइस। तो ये जैसे आप बजाते रहेंगे इसकी आवाज़ और तेज होती रहेगी। तो ये मेडिटेशन का एक तरीका है और बुद्धिस्ट उसके अंदर इसको मेडिटेशन इस ढंग से किया जाता है। तो लद्दाख में क्या क्या ऐसा है जो हम नॉर्मल एक आइटनरी हमारा होता है, हम ले चले गए, पैंगोंग चले गए, नुब्रा चले गए, तो लद्दाख में बहुत कुछ देखने के लिए है। लद्दाख बहुत बड़ा है। अगर लद्दाख की बात करोगे तो शायद मेरे ख्याल से कच्छ के बाद सेकंड लार्जेस्ट वो होगा डिस्ट्रिक्ट, राइट? हाँ, तो बहुत बड़ा है लद्दाख में देखने के लिए। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि जो आइटनरीज में जो बिकता है, क्योंकि लद्दाख प्रमोट भी शायद 3 इडियट 2009 के बाद से ही हुआ है। ट्रू। और मैं 1998 से जा रहा हूँ लद्दाख। सोचिए ऑफ रोडिंग जब सड़कें नहीं होती, तब मैं छोटी बच्ची होती थी। हाँ, तो जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे जी। और रोड्स नहीं होती थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तब वो एक ऑफ रोडिंग थी, आज ऑफ रोडिंग नहीं रही लद्दाख के लिए। तो अब आप मनाली, जो हम कभी मनाली से हम ले तक हम पहुंच ही नहीं पाते थे एक दिन में। अगर जाना भी होता था तो हमें सुबह 3 बजे मनाली से निकलना पड़ता था, तब जाकर अगले दिन हम मतलब सेम डे रात को 8-9 बजे तक पहुंच रहे होते थे हम 18-20 घंटे में। और लेकिन अब तो ऐसा है कि आप मनाली से निकलिए 8 मैक्सिमम 10 घंटे में आप ले, रोड्स इतनी स्मूथ और हाईवेज हो गए हैं। यही स्पीति में 99 में पहली बार गया जब कारगिल वॉर चल रही थी, तब मैं लद्दाख के लिए निकला था। और लद्दाख में इत्तेफाकन मुझे कोक्सर में रोककर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, जी आप लेह की तरफ नहीं जा सकते वॉर, कारगिल वॉर की उससे। और हम जहाँ रुके थे रात को बम्बार्डमेंट, उसकी पूरी तोपों की आवाज़ आती थी, तो उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया। तब हम पहली बार स्पीति मैंने 99 में देखा, जो आजकल की यंग जनरेशन में तो बहुत फेमस है, रील्स वगैरह आप देखते होंगे। लेकिन ये प्रमोशन का तरीका ये आजकल बहुत अच्छा है ना, आजकल यंग जनरेशन जो और सोशल मीडिया, यस बिल्कुल, डेस्टिनेशन प्रमोशन सबसे अच्छा सोशल मीडिया ये जो आजकल प्रमोशन। विकसित भारत में इसका बहुत साथ दिया है, मतलब मुझे लगता है सोशल मीडिया सबसे बड़ा हाथ है इस टाइम। बैकस्ट्रोक हमारे टूरिज्म के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथ, मेजर वही है। बिल्कुल। तो यहीं से अगर शुरू करें, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऑफ रोडिंग आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे साथ ऐसे एपिसोड हुए हैं, मैं आज उनको डायन नहीं बोलता। एक ऐसी लेडी जो 70-80 साल की और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ दूर दूर तक पूरा सेंचुरी है एक, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो, और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आप ट्रैवल कर रहे हो 2015 की बात बता रहा हूँ आपको। और ऐसे में अगर आपके सामने कोई अगर आ जाए और जिसने एक बड़ा सा क्लॉक वो पहना हो, गाउन टाइप वाला, और मुंह सफ़ेद पूरा पोता हो और रेड लिपस्टिक लगाई हो, और जिसकी झुर्रियाँ दिख रही हो, और जिसकी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हो 75 से 80 साल हो, ऐसे में टेंस फॉरेस्ट के अंदर कोई अगर आपके सामने आ जाए, ओरिजिनल थी, यस ओरिजिनल, मैं बहुत सी और सब मैं जितने एपिसोड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला, वैसे मैं सोलो ट्रैवलर भी हूँ, बहुत सारे किस्से सोलो वाले भी हैं, लेकिन अभी जिन किस्सों की बात कर रहा हूँ इसमें कोई ना कोई तो हम सब साथ था। तो और वो जब इस पॉडकास्ट को आपके देखेंगे या सुनेंगे, जब देखेंगे तो ज़रूर उसके अंदर मैं उनको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके अंदर वो ऑथेंटिकेट भी करेंगे ये घटना उनके सामने हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी जो ये पैरानॉर्मल जो औरत थी, तो इनके साथ कैसे आपने माता थी, मैं तो कहूँ, क्योंकि आप शिकारी देवी जो हैं, बहुत मान्यता है इस जगह की,
और ऐसी जगह पे मैं नहीं मानता कि कोई नेगेटिव चीज़ होगी। तो तो इसलिए मैं उसको पॉजिटिव उसमें लेकर चलता हूँ कि कोई ऐसी श्रद्धालु थी जो शायद अपने आप को जो समर्पित कर देते हैं, या जिनमें कहते हैं ना माता आ जाती है तो थोड़ा सा उस तरीके का वेशभूषा और वो कर लेते हैं, तो मे बी ऐसी कोई शक्ति थी, कोई थी शक्ति माता का वो है। चलिए हम शक्ति पे लगाते हैं, बट आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया उस टाइम पे, अगर वो आपके सामने थी? उसमें भी हम जैसे, अगर आप यकीन नहीं करो कि हम एक ही गाड़ी के अंदर हैं, मैं बताऊं कि हम 9 लोग थे उस टाइम पर। वाह। 9 लोग नॉर्मल, हमारी 3 गाड़ियां थी, हम 3 गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, एंड इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, यस, पे ये बात होगी 15-16 जुलाई के आसपास की। और उस टाइम पर लगातार 1 महीने से बारिश चल रही थी इस एरिया में, एंड इट वाज अबाउट 10,000 फीट, मैं जो बात कर रहा हूँ ऑल्टीट्यूड वाइज 10,000 फीट, काफ़ी अच्छी हाइट है। और इसकी मान्यता महाभारत के टाइम से है। अर्जुन यहाँ पर शिकार करते करते कभी हिरण का, जब हाँ जब अज्ञातवास पे उस टाइम पर वहाँ ट्रेवल कर रहे थे वो, तो एक हिरण का शिकार करते वक्त तो वो हिरण के पीछे भाग रहे, तो हिरण माता का रूप ले लिया था उन्होंने। तो शिकारी देवी थी जो उस जंगल की रक्षक थी। तो वहाँ पर इन्होंने मंदिर भी बनाया, वहाँ एक मंदिर भी है, और मंदिर की एक और खास बात है, आज तक उस मंदिर की छत नहीं है और छत बना भी नहीं सका कोई। ऐसा क्यों? जो भी छत बनाता है वो गिर जाती है। इसके बड़े सारे पॉडकास्ट हैं, देखिएगा इसके अंदर। शिकारी देवी मंडी डिस्ट्रिक्ट और जंजेली जगह है, उसके नज़दीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। अब तो वहाँ होटल्स भी आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले होम स्टेज वगैरह थे, क्लब महिंद्रा का होटल आया अभी, वेरी नाइस। तो अब वो अच्छी डेवलप हो रही है वो जगह। और उसके अंदर मंदिर की कोई छत नहीं बना पाया, उस पर आप पढ़िएगा उसके बारे में। और जब बर्फ पड़ती है 10,000 फीट है तो स्नोफॉल अच्छा होता है, और पूरे मंदिर के परिसर में हर जगह बर्फ आ जाएगी। जो पिंडियाँ हैं उनके ऊपर बर्फ नहीं गिरती जरा भी। ये भी बहुत बहुत अजूबे हैं। पहाड़ों पे अगर आप जाओगे ना तो हर पल मतलब कोस भी की बात करूँगा, कोस भी बहुत बड़ा हो गया। हर अलग गाँव में अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग किस्से हैं, अलग मान्यताएं हैं। तो लेकिन आपको जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उन सब की मान्यता और उन सबको आपने इज्जत और वो करना है, और महत्व देने के साथ ही काम करना है। ये बहुत जरूरी है। आप किसी चीज का वहाँ जाकर मजाक नहीं उड़ा सकते। सच बात है, नहीं तो वो चीजें आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हम अलग अलग गांव में जाते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और वो कहानियां ही आज जिंदगी में हमारे पास, जो हम संजोए बैठे हैं अपने पास। बिल्कुल। तो आप कहाँ अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? मैं ट्रेवल मोर देन 50 कंट्रीज हैव ट्रेवल्ड। मैं बताया, मेरे पिताजी 100 कंट्री से ज़्यादा घूम रहे थे। उन्होंने 20 साल, वो पहली बार 1977 में इंग्लैंड गए थे, और जिन्होंने, मैं बताया था, बिल्कुल इंग्लिश की एक किताब, मतलब एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, और उनका बिजनेस मेन यूके में था, एंड ही वाज ग्रीन कार्ड होल्डर फॉर यूके। तो वो 77 से लेकर 96-97 अगर बात करूँ तो 20 साल उन्होंने ये 100 कंट्रीज घूमे। तो मैं ट्रेवल पूरा यूरोप कर चुका हूँ, अमेरिका कर चुका हूँ, और एशिया में ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, पाकिस्तान को छोड़कर। वो भी बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि रिश्ते वहाँ ठीक हों और मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनमें ट्रेवल करूँ। अफगानिस्तान में तो खैर इंडियंस के लिए अभी दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में दिक्कत है। वो दूर हो जाए तो मैं बहुत जल्दी ट्रेवल करना चाहूँगा, पाकिस्तान भी वो कर रहा हूँ। और बाय रोड अगर खुल जाए तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एक और नया एक्सपीरियंस। तो भारत में ऑफ रोडिंग आपने कहाँ की है? जैसे कि आप भारत को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट तो आप भारत को कर रहे हैं एज अ टूर ऑपरेटर। आई बीन टू ऑल 28 स्टेट्स बाय कार फ्रॉम दिल्ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब दिल्ली से, और सब जगह, यहाँ से लक्षद्वीप और अंडमान आप बाय रोड नहीं पहुँच सकते, अदरवाइज वहाँ भी मैंने बाय रोड वहाँ जाके तो ट्रेवल किया, साइकिल पे किया। लक्षद्वीप तो बहुत छोटा सा द्वीप है वो, 36 आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे भी नहीं। हाँ, लेकिन लक्षद्वीप मीन्स लैक्स ऑफ आइलैंड्स, संस्कृत में लक्ष मतलब लाख। तो लाखों आइलैंड होते थे किसी टाइम पर उस आर्कीपेलागो में। आज भी लाखों आइलैंड डूब चुके हैं सारे। लक्षद्वीप के बाद जो मालदीव्स वगैरह सभी उसी आर्कीपेलागो में है, एक ही वो सेम वो है। तो आज हमारे यहाँ तो सिर्फ 36 आइलैंड्स रह गए, उनमें से भी अभी 10-15 साल पहले एक आइलैंड डूबा है। तो धीरे धीरे सब डूब जाएंगे। हाँ, तो मैं वहाँ एक आइलैंड पे फंस गया था, 2011 की बात है, एंड इट वाज 12th of August, रमज़ान का महीना था। और मैंने बहुत सस्ते में टिकट होती थी तब, लो एक पेयर जो एयरलाइंस चल रही थी 5,000 रुपये की, दिल्ली से कोचीन टू अगाती टू कोचीन टू दिल्ली। 4 टिकट्स 5,000 रुपये में उस टाइम इशू करवा कर 1 हफ्ते के लिए मैं वहाँ चला गया। जब जाके पता चला जी रमज़ान का महीना है, और वो छोटा सा आइलैंड था, 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड,
सिर्फ 6 किलोमीटर के एक आइलैंड पे, और जहाँ रात भर सब जागे थे और दिन भर सब सोते थे, और सिर्फ बच्चे ही होते थे। मैं दिन भर साइकिल लेकर घूम रहा होता था, अलग अलग उसमें, और रमज़ान की तैयारियाँ, अफ्तारी की तैयारियाँ हो रही होती थी, तो अलग अलग कॉटेजेस, घरों में गया, और वहाँ के 10,000 लोगों में से मुझे शायद उस टाइम एक हफ्ते में मोर देन 7-8,000 लोग पहचानना शुरू हो गए थे। अच्छा, जहाँ आपने एक हफ्ता बिता लिया, उनको इतना पता कि एक ही टूरिस्ट ट्रेवलर, हाँ वो तो टूरिस्ट ही मानते थे, एक ही वहाँ पर ऐसा बंदा है जो, और तो वहाँ मैं उस टाइम मैं कहूँगा फंसा हुआ था, क्योंकि मैं वापस आ नहीं सकता था। एयरलाइन की वापसी की टिकट पर 20-25 हज़ार रुपये की टिकट थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा है बेटर स्पेंड 2-3 मोर डेज। तो 3-4 दिन बाद मैं बहुत वो हो गया कि मुझे इस आइलैंड से बाहर जाकर कुछ और भी तो एक्सप्लोर करूँ। मैं एक आइलैंड तो मैं एक्सप्लोर कर ही चुका हूँ, वो तो 2 दिन में हो गया, 6 किलोमीटर खत्म हो गया। मुझे और से पूछा कि आप दूसरे आइलैंड तक, क्योंकि ना हाई टाइड अगस्त में, मानसून सीजन में हाई टाइड में सब कुछ बंद होता है, जो बोट्स होती हैं इंटर जो आइलैंड्स वाले, वो सब बंद होती हैं। तो मैंने कहा लेकिन आप लोग तो हाई सी में जाते हो मछलियाँ पकड़ने के लिए, कहते हैं हमें अलाउड है, हम जाते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी ले जाओ, फिर कम से कम मैं हाई सी देखा हूँ। तो मैंने कहा अगर कोशिश करूँ, मुझे बांगराम आइलैंड, अगर सबसे फेमस आइलैंड जो है, जहाँ पर टूरिज्म एकमात्र बात है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म वही था। तो कैसीनो ग्रुप का होटल भी होता था वहाँ उस टाइम, लेकिन बंद पड़ा था जब मैं गया 2011 में भी। तो मैंने कहा मुझे आइलैंड दूसरे ही घुमाना हो, तो वो कहते जी ले जाएंगे, 10,000 चार्ज करेंगे, इट इज़ टू रिस्की, बहुत मुश्किल है हाई सी में जाना। तो मुझे तो नॉर्मल सा लगा। मैंने कहा क्योंकि आप लगून्स में हो, जब आइलैंड्स में होते हो तो आसपास लगून्स होते हैं, स्टिल वाटर एकदम, वो लेक की तरह है, तो आपको लगता ही नहीं है कि 400 किलोमीटर अंदर हो, जबकि आप मेन शोर से, मेन इंडियन बाउंड्री से, जो अगर बात करें केरला की, उससे आप 400 किलोमीटर अंदर हो, लेकिन आप सोच नहीं सकते, आपको लगून्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे लेक्स के अंदर आप हो। तो और जब आप हाई सी में एंटर करते हो तो रोलर कोस्टर या आपके जितने भी, आपने कोलंबस, मुझे तो कोलंबस याद आता है कि बचपन में वो कोलंबस वाला झूला जो झूलते थे, तो जैसे हाई सी में एंटर करते हो तो इट वाज वेव्स वाज सोरिंग अबाउट 30 फीट, और आपकी बोट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो आप पकड़ के बैठे हो, कैमरा वैमरा सब पैक, पहले फोटोग्राफी कर रहा था, कैमरा वैमरा सब पैक, सब कुछ पैक करके उन्होंने बांध दिया ताकि ये यूं बोट तो गिर जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा सामान। और आप भी पकड़ के बैठे हो। जब हाई सी में जब एंटर करते हो, उसके बाद जब हाई सी में आगे पहुंच जाते हो तो फिर नॉर्मल काफ़ी कंट्रोल में हो जाती है चीज़ें। तो उस टाइम पर तो मेरे ख्याल से 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, तो सोच रहा था कि कितने याद कर सकता हूँ। जितने भी याद आए होंगे, 100, 150, 200, 500 सबको याद किया था। वो जिंदगी का एक ऐसा एपिसोड है कि भगवान को सच, मतलब उसमें कह सकता हूँ कि उसमें मौत को सबसे नजदीक, पूरी जिंदगी ऐसे आंखों के सामने घूम रही होगी कि बच्चे घर पे हैं, इतनी अभी ड्यूटीज हैं करने वाली, बहुत चीजें याद आती हैं उस टाइम पर। सही बात है, वो एक पल लेकिन वो ट्रिप भी बहुत बढ़िया था। उसमें बंगाराम में फिर जाकर जो हमने पूरा दिन स्पेंड किया, तो दैट वाज अल्टीमेट, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस। अभी कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि आप कहीं पे ट्रैवल करने गए थे, तो आप अपने साथ कुछ कलेक्शन रखते हो, तो जो वो गांव में आप जाते हो तो उन बच्चों के लिए आप करते हो, वो एक्सपीरियंस आपका क्या था? कलेक्शंस में तो वैसे तो नॉर्मली हम बच्चों के लिए चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह कैरी करते हैं। हाँ, ट्रैवलिंग के दौरान आप ये भी बता दें, मेडिसिन कभी भी आपको कैरी नहीं करनी है। कैरी कर रहे हो तो आप खिला दीजिएगा किसी को, अगर कोई, क्योंकि गाँव में वहाँ पर दवाइयाँ नहीं होती इतनी। हम बहुत रिमोट तो उसमें विलेजेस वगैरह में जाते हैं और वो लोग दवाई आपसे मांगते हैं। कई बार वो तो कहते हैं आप लोग जा रहे हो तो अगर आपके पास बुखार का या किसी का सर दर्द, इसका वो है, अगर टेबलेट्स वगैरह तो हमें दे जाइए, दे के नहीं आनी होती। क्योंकि उनको उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह वो नहीं देखेंगे, तो वो बाद में भी साल बाद यूज़ कर रहे हो खाए तो वो गलत उनको वो करे। तो इसलिए कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम खिला देते हैं, लेकिन लेकर नहीं, मतलब देकर नहीं आते। ओके, तो जो वहाँ पे आप बच्चों के लिए करते हो, उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? बच्चों के साथ वहाँ जाकर लोकल उनके गेम्स खेलने में बड़े मजा आते हैं। हर अलग अलग गांव में जाकर उनके अलग अलग गेम्स होते हैं, पहाड़ों पे भी, या जैसे अभी आइलैंड की बात कर रहा था, मैं लक्षद्वीप के अंदर, अगाती सी के अंदर, मैं बच्चों के साथ चोकर और वो दिन भर बीच में बैठ के खेलते थे, तो उनके साथ नए नए गेम सीखे। ऐसे पहाड़ों पे भी अलग अलग गेम्स हैं हर जगह। कैरम बहुत खेलते हैं, ऐसे गांव में अगर जाओ तो उनके साथ कैरम खेलने के बहुत मजे आते हैं। गांव में, पहाड़ों पे अगर ज़्यादा जाओगे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका कैरम होता है। और हर गाँव, भूटान जाओगे तो वहाँ अलग गेम है, वो हर जगह एक खोरू करके उनका गेम होता है, वो डार्ट गेम टाइप है, लाइक कंचे जो हमारे यहाँ कंचे खेलते हैं, जैसे हम डार्ट खेलते हैं। ओके, तो और हमारे डार्ट तो बहुत नजदीक होते हैं ना, वो 100 मीटर की दूरी पे एक प्लैंक कितना बड़ा लकड़ का एक वो खड़ा करते हैं, उसके ऊपर हिट कर रहे होते हैं, और उनके निशाने देखना, वो हो
तो वो बचपन से क्लासेस देते हैं मुझे लगता है अपने बच्चों को उस चीज़ यस के लिए। बिल्कुल जी, हर गांव के अपने अपने गेम्स और अपने वो हैं। जैसा कि अभी हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, जब आप ट्रैवल करते हो, अलग अलग गाँव में जाते हो, तो उन बच्चों के लिए क्या स्पेशल आप वहाँ पे करते हो एजुकेट करने के लिए? उनके लिए हमने स्पीति के अंदर हमने बहुत सारे गांव अडॉप्ट किए। हमने उन गांव को अडॉप्ट करके हम हर साल जब भी वहाँ पर अपने विंटर एक्सपीडिशन में जाते हैं तो हम 1000-2000 किताबें लेके जाते हैं। हमने लाइब्रेरी सेट की है बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर। तो बहुत सारे गांव हैं। चीचम का नाम सुना होगा आपने। अभी हमने रिसेंटली पिछले ट्रिप में हम 1200 किताबें लेकर गए चीचम के बच्चों के लिए। वहाँ हमने लाइब्रेरी सेट की। तो अलग अलग की मोनेस्ट्री में हमने लाइब्रेरी सेट की। तो बड़े सारे अलग अलग गांव में, छोटे छोटे गांव में, हर साल एक गांव में जाकर हम हज़ारों किताबें डोनेट करते हैं। और बच्चों के लिए मैंने बताया था आपको, हम कलेक्शंस में पुराने गाने बच्चों के उनके साथ इंजॉय वैसे करना, या मूवीज़ लेकर जाते हैं शाम के टाइम। हम किसी भी एक अच्छी सी वॉल देखकर गांव के अंदर, तो उस वॉल पे हम प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टर साथ कैरी करते हैं। तो उस पर हमने प्रोजेक्ट की और मूवी बच्चों के साथ देखकर एंजॉय किया बैठे सब। चलिए ये तो भी एक इंटरेक्ट करने का तरीका अच्छा बच्चों के साथ। इनिशिएटिव है कि ट्रैवल के साथ साथ आप कुछ अच्छा हाँ, भी और कर कोई रहे हो एजुकेशनल बच्चों के मूवी लिए, जिससे बच्चे educational हाँ भी कुछ हो जाए। एजुकेशन इम्पार्ट कर पाए। बुक्स लेकर जाते हैं, बुक से भी एजुकेशन। और तो इसी तरीके की स्टोरीज हमारी ये कंटिन्यू रहती हैं उनके साथ। बस भलाई भी करते जा रहे हैं हम ट्रैवल के साथ साथ। बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत जरूरी है, दुआएं बहुत हमने जरूरी है। एनजीओज बनाई हैं हिमाचल के अंदर। वाओ, वेरी नाइस। तो अभी एक हीलिंग हिमालयस का अगर आप जानते हो, मैं उनके साथ भी उनकी काफ़ी उसमें मुहिम में वैसे मैं जुड़ा उनके साथ भी। अदरवाइज और भी एनजीओ है, एक हैट वो करके है, HAT, हिमालयन एडवेंचर ट्राइब्स। तो अभी हम उसके अंदर ये बुक्स और ये सब जो लाइब्रेरी सेट कर रहे हैं हिमाचल एडवेंचर ट्राइब्स के अंदर कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी अभी नई वो चीज़ें हैं जो हमने कर रही हैं। तो काफ़ी उसमें अलग अलग NGOs में हिमाचल में जुड़ा हूँ। गुड। तो अभी बीच में हमारी एक बात राजीव जी छूट गई थी, तो हम चर्चा कर रहे थे शिकारी देवी के ऊपर, क्योंकि वो स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई और उस पे जो क्लाइमेक्स था ना कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, वो मुझे जो सुनना है। वो शक्ति थी कोई जो सामने आई थी हमारे, मैं बता उस टाइम पर मैं बता 1 महीने से लगातार बारिश चल रही थी। रास्ता जो इसका शिकारी देवी की 800 सीढ़ियाँ हैं। आपको 10,000 फीट पे तक जाते हो, उससे नीचे पार्किंग गाड़ी जहाँ तक जाती है वहाँ से 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वहाँ तक 1 महीने से कोई गाड़ी नहीं पहुँची थी। सब टैक्सी जो लोकल इनके पास, जो सबके पास ट्रैक्स और लोकल जो महिंद्रा की गाड़ी है 4x4 होती नहीं है, तो उनकी गाड़ियाँ, क्योंकि बहुत छोटी सड़क है, डेंस फॉरेस्ट है, 12 किलोमीटर ये हम ऊपर जाते हैं जंजेली से। जंजेली से ही सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। जंजेली जैसे ही पार करते हो तो 2 किलोमीटर के बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, जो मैं अर्जुन ये वाली कहानी बता रहा था आपको। वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मतलब इतना डेंस है कि आपको कोई दूर दूर तक रोशनी नहीं दिखेगी। और अगर मानसून की बात करो तो ओवरकास्ट अगर था तो आपको स्काई भी नहीं दिख रहा, एक तारा भी नहीं दिख रहा, तो रोशनी बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में हम जब ट्रेवल कर रहे थे हम वहाँ पर, तो हमारी 3 गाड़ियाँ थी और 2 गाड़ियाँ, तो उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ आजकल नहीं जा रही है, आप यहीं रुकिए और लोकल गाड़ी लेकर जाइए जो काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। फिर वहाँ से आपको 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर आप 800 सीढ़ियाँ चढ़ोगे। तो मेरे पास फॉर्च्यूनर, मैंने उसी साल फॉर्च्यूनर ली थी और 4x4 थी, तो मैंने कहा मैंने नई गाड़ी ली है, मैं तो ऊपर तक लेके जाऊँगा। तो हमारे फ्रेंड्स की तो गाड़ी नहीं पहुँच पाई क्योंकि उनके पास 4x4 नहीं थी, तो वो बीच में रुक गई। तो हम एक ही गाड़ी के अंदर, 3 गाड़ियों के जो हम 4-4 बंदे, 12 लोग टोटल थे हम 3 गाड़ियों में। तो एक ही गाड़ी में 2 उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, इतना पैदल चलना पड़ेगा और ऊपर इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो हम यही वेट कर रहे हैं, आप वापस आ जाइए। तो हमने कहा हम एक ही गाड़ी में अब 10 लोग बैठ के चलते हैं। 10 में से भी पीछे तो हमारा ना, क्योंकि हम जब ट्रैवल, इतना लंबा ट्रैवल हमारा 15-20 दिन का ट्रैवल होता है, तो डिक्की तो मतलब आप मान लीजिए जो वो तो पूरा पैक होती है, उसके अंदर सब कुछ आपने फुल किया हुआ है, लगेज और आपके टेंट्स, खाना पीने का सामान, सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें तो बैठ ही नहीं सकते। तो हम 10 बंदे अब कैसे बैठ सकते थे? 5 पिछली सीट पे आ गए, 3 आ गए 8, और एक साइड जो फुट रेस्ट जिसपे आप स्टेप करके अंदर आते हो, तो उस वाले पे एक बंदा खड़ा हो गया बाहर, एक इधर खड़ा हो गया, और शीशे खोल लिए तो उन्होंने अंदर से हैंडल पकड़ लिए। तो उस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा से एक प्यारा सा वीडियो भी हमने बनाया उस पर, क्योंकि वो सड़क बहुत छोटी थी एंड इट वॉज टू स्लिपरी, बिल्कुल एकदम स्लश। बारिशों के दिन थे, 1 महीने से बारिश लगातार रुकी नहीं थी वहाँ, तो बहुत कीचड़ था, उस पर गाड़ी ड्राइव नहीं हो सकती थी, नॉर्मल गाड़ी 4x4 तो हो गई। तो उस सड़क भी उस 7-8 फीट की थी, उसमें आपकी गाड़ी भी 6 फीट चौड़ी है अगर, तो इधर वाला कभी बोल रहा है कि जी मैं पहाड़ से टकराऊंगा बचा के, इधर खाई दिख रही है। तो बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके हम नीचे आखिरी फाइनली वहाँ तक नीचे शिकारी देवी के बेस तक पहुँच गए। वहाँ पर सिर्फ एक ढाबा है और वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की
और ऊपर शिकारी देवी गए। मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो उस टाइम मैं हमारे फोटोग्राफर भाई लोग सब जानते होंगे, मैं लो शटर उस पर फोटोग्राफी कर रहा था। बल्ब फोटोग्राफी भी होती है तो मैं अलग अलग वो कर रहा था नाइट मोड पे, क्योंकि वापसी जब आए थे हम सनसेट वगैरह हो चुका था, 8 बज गए थे, अंधेरा हो गया था और टेम्परेचर 0 से नीचे जा चुका था। क्योंकि जहाँ 1 महीने से सोचो बारिश रुकी ना हो तो टेम्परेचर और 10,000 फीट हो तो बहुत बहुत ठंड थी। तो हम नीचे आते हमने सबने 7-8 गिलास चाय पी। ढाबा एक था और उस स्टील की गिलास वहाँ चाय देते हैं और स्टील की गिलास में जैसी पकड़ो ठंडी, तो उस आपने एक के बाद एक चाय डालते रहे और पीते रहे। तो जैसे अब निकलने की वापसी की बारी है, क्योंकि इतनी छोटी सड़क से अब ड्राइव करके बहुत मुश्किल से आए थे, अब वही 3-4 किलोमीटर वापस तक गाड़ी ड्राइव करनी थी। और तो वहाँ पर एक ढाबे के अंदर कोई एजेड दिल्ली से ही कुछ लोग गए हुए थे, उनके साथ एजेड उनकी दादी थी 80-70 प्लस। तो उनको बुखार हो गया, बहुत ज़बरदस्त ठंड लगने लग गई उनको। तो कहते हो 3 किलोमीटर तक चल नहीं सकती अब। तो मैंने कहा मैं छोड़ा था उनको, मेरे पास तो गाड़ी थी। मैंने कहा जो कहते नहीं वो तो उठ भी नहीं सकती, अब उनको दवाई दी है ऑलरेडी, तो अगर आपके पास दवाई है तो और दे दो। तो हमने उनको नेसेप या जो भी हमारे पास बुखार की दवाई थी हमने उनको दवाई दी। और उन्होंने कहा हमारे ड्राइवर नीचे ना सुमोस पे खड़े हैं, उनकी 2 गाड़ियाँ थी, वो 8-10 लोग थे, कह रहे हम रात को यहीं ढाबे पे सो रहे हैं, तो सिर्फ उनको मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि हम रात को यहाँ पर सो रहे हैं, तो आप मैसेज दे दीजिएगा उनको। तो हमने सिर्फ मैसेज कन्वे करना था। और अब नाइट फोटोग्राफी भी मैंने बताया ना, जैसे कैमरा मेरा नाइट फोटोग्राफी था, इसका आगे कनेक्ट कैसे होगा पूरी कहानी से आपको आगे पता चलेगा। तो अब हमने ड्राइव करना शुरू किया। जैसे ड्राइव पहले तो 2 बंदे लटक के आए थे, अब वो की लटकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। और वो कहते कि जी अब तो हम बाहर नहीं लटक सकते, आप अंदर ही एडजस्ट करो। अब अंदर 10 बंदे और 2 सोचो कैसे आ सकते हैं। तो 5 की जगह 6 बंदे आ गए उस वाली सीट पे, आगे वाली पे 4, इस पे 5 आ गए, आगे वाली पे 4 बंदे जबरदस्ती आ गए। और पीछे एक को डिक्की में जाना पड़ा, जबकि इतना सामान था, और वो डिक्की में जाके ऐसे फंसा हुआ था कि वो पीछे की तरफ ही देख सकता था, वो आगे घूम भी नहीं सकता, इतना लगेज भरा हुआ था। तो ऐसे हम जब चलना शुरू किया तो अभी हम थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर के आसपास आए होंगे, 3 किलोमीटर हमने वापस आना था। तो सामने से हमें ना ऐसा लगा 2 लोग आ रहे हैं। अच्छा। और मैं जब भी ऐसे ट्रैवल करता हूँ मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को डराने का ना, बच्चे तो बड़े खुश होते हैं, वाइफ डरती है, तो अधिकतर हम ना लाइट बंद करते हैं जाकर कि देखते हैं कितने डेंस में है। बिल्कुल लाइट ऑफ कर दी एकदम आपने, तो आपको पता चलता है कितना अंधेरा है। और इतना अंधेरा बता रहा हूँ जहाँ पर 1 महीने से बारिश चल रही हो और जंगल 12 किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट हो, शिकारी देवी, और आसमान में एक तारा भी ना हो, तो कितना अंधेरा होगा सोच नहीं सकते आप। तो ऐसे में जब सामने से वो 2 लोग आते हुए देखे, हमने कहा 2 लोग हैं, शायद वही होंगे, वो ड्राइवर जो उनके थे। पहले दिमाग में यही किया, इतने ऐसी जगह पे कौन होगा। हाँ, सही बात है। और वो भी पैदल, यहाँ तो गाड़ियाँ भी नहीं आ रही, यहाँ पैदल कौन आएगा इतने ऐसे फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर लेपर्ड्स वगैरह काफ़ी वो हैं, तो नाइट में तो कोई ट्रैवल कर नहीं सकता। और हमें जैसे लगा, हमने कहा जरूर वही होंगे, वो माता जी और उनको पता फैमिली को ढूंढते, क्योंकि अभी तक नीचे नहीं आए, उनको ढूंढने निकले होंगे वो। तो उनको मैसेज हमने कन्वे करना था, तो थोड़ा सा हम गया, ये 2 नहीं तो एक ही बंदा है, वो एक हो गया, अब एक दिखने लगा। और थोड़ा सा नज़दीक गए तो अब हम खुद डर गए कि ये एक बंदा है, ये बंदी है, ये है क्या, क्योंकि फेस नहीं है, अभी तक उसका चेहरा नहीं है। और वो बहुत धीरे धीरे 0 की स्पीड जैसे एक कदम करके चलता हुआ आ रहा है। अब हमसे 20-25 फीट पे ही है, बस वो ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी तक क्लॉक दिख रहा है, एक बड़ा सा चोगा पहना हुआ है ब्राउन कलर का, और उसके बाल दिख रहे हैं आगे, बड़े बड़े लंबे बाल। अभी नहीं पता कौन है आगे कुछ। और ऐसे में सबकी हवा खराब थी। और उसके बाद उसने हमारी तरफ बढ़ी, अभी तक तो नहीं पता बड़ा हमारी तरफ थोड़े से स्टेप लिए, एकदम ऐसे बाल उठाकर पीछे की तरफ, जैसे होते ना स्टाइल में कि यूं बाल करके लहराते हुए पीछे की ओर फेंक दिए। अब उसका चेहरे पे हमारी लाइट, चेहरा पूरा ना वाइट पेंट किया होता ना, जैसे पूरा पेंट किया हुआ था। और मतलब मैं जूरियों से वो कर सकता हूँ कि वो 70 प्लस की लेडी होगी, और लाल लिपस्टिक, बिंदी लाल, मतलब पूरा एक एक चीज़ दिख रही है, आंखों में काजल, और वो सब कुछ उन्होंने लगाया हुआ। अब सब चिल्ला रहे हैं मेरे उसमें कि गाड़ी चला, गाड़ी भगा, उड़ा दे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं भगाता क्यों नहीं गाड़ी, मैं कैसे भगाऊँ किसी को। मेरे सामने एक माँ है, एक एजेड लेडी, और ऐसी जगह पे जहाँ पर की मान्यता, शिकारी माता की इतनी मान्यता है, तो कैसे आप किसी को उड़ा सकते हो। मैं तो इस पर यकीन भी नहीं करता। तो माँ, लेकिन पैर मेरे भी काँप रहे हैं उस टाइम पर, कांपते हुए पैरों में मैं गाड़ी धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं उड़ा नहीं सकता उसको। तो वो इतने नज़दीक आ गई, अब मैंने भी गाड़ी रोक दी, वो सामने आई, और उसके बाद उसने पेन निकाला और नंबर नोट करने लग गए गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट कर रही है वो।
और ये मुझे चिल्ला रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आशुतोष गोयनका है, आजकल अमेरिका में। तो आशु, ऑथेंटिकेट करना है इसको, तुम अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आशु को मैं बोल रहा हूँ, आशु फोटोग्राफ खींचती रात में, कैमरा है, फोटोग्राफ खींच। उसने फोटोग्राफ खींची, लेकिन वो मैंने बताया था अभी जैसे बात चल रही थी कि मैं लो शटर पे फोटोग्राफी कर रहा था, सनसेट के बाद की फोटोग्राफी थी, तो लो शटर पे की जाती है। मैं SLR की बात कर रहा हूँ। तो आजकल के मोबाइल तो बहुत हाई टेक हो गए हैं कि आप फोटोग्राफ खींचो, आपको कुछ सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं। हम मैनुअल वाले हैं, हम मैनुअल फोटोग्राफी करते हैं। तो लो शटर पे थी, तो उसने फोटो खींची, लेकिन हाथ जरा सा भी उसमें शेक होगा तो फोटो ब्लड आएगी। तो आई है फोटोग्राफ है मेरे पास आज भी, लेकिन वो ब्लड फोटोग्राफ्स है। और अब मुझे कह रहे हैं कि उड़ा, मैं कैसे उड़ा दूँ? और मैं धीरे धीरे गाड़ी, अब वो सामने हुआ है, और वो जब मैंने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की, उसने हाथ आगे कर दिया, गाड़ी के ऊपर हाथ, गाड़ी रोकी उसने, और पूछ रही कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? तो हमने बताया कि दिल्ली से आया जी, हमारे बच्चे हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे दोस्त नीचे गाड़ी में बैठे हैं, मैं मिला ही उनसे। तो बातें भी कर रही है। उसके बाद मैंने गाड़ी धीरे धीरे, क्योंकि अब कितनी देर वो करते, मैंने गाड़ी बढ़ानी शुरू की। वो 1-2 कदम पीछे हटी। उसके बाद उसका हाथ वो साइड पे होती गई, और हाथ में पूरी गाड़ी पे लगते हुए, साइड वाले शीशे पे लगता हुआ हम आगे निकल के आ गए। और नीचे पहुँचे तो हमारे जो 2 दोस्त थे, उनमें से एक दीपक गर्ग, आप जानते होंगे, गर्गिया लिंक्स, और तो अमित गर्ग जी के बड़े भाई, तो उनके होश उड़े हुए थे, क्योंकि वो उनसे रूबरू हो गए थे पहले। तो दीपक गर्ग जी क्योंकि ऊपर नहीं गए उस टाइम पर, क्योंकि सीढ़ी और काफ़ी होती, उनको प्रॉब्लम थी, तो वो गाड़ी में ही सो रहे थे। और गाड़ी में वो साइड की जो स्क्रीन, जो शीशा होता है खिड़की पे, उस पर सर रख कर सो रहे थे। और ऐसे में कोई आकर ऐसे देखे तो उस लेडी ने आके ऐसे देखा, तो इन्होंने डरते हुए थोड़ी सी खिड़की डाउन की, और उन्होंने पूछा कि कौन हो? उसने बताया दीपक ने दिल्ली से आया, हमारे दोस्त ऊपर गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उसको ये भी पता था, हाँ तुम्हारे जो दोस्त ऊपर गए उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने सब पूरा बोला, वो दर्शन कर लिए, उनके दर्शन हो गए, वो आ रहे हैं वापस। तो सब उससे भी बातें करके गई, फिर उन्होंने हमसे भी बातें की। तो ऐसे इसको कैसे नेगेटिव कोई मान सकता है बताओ? चीज़ मतलब जो भी हमने देखा, हाँ शक्ति थी कोई, क्योंकि हम खुद इतने नेगेटिव हैं, हम खुद, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी से इतनी है कि हम इन चीज़ों को देखकर क्यों डर जाते हैं? उसका कुछ होगा तो हम खुद नेगेटिव सोचते हैं, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं। मैं उनको पॉजिटिव अगर सोचोगे, एक माता, एक शक्ति का रूप था, तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर डर नहीं लगेगा आपको। वरना पहाड़ जो है वो छलावों से भरे हुए हैं, छलावा बोलते हैं। हाँ, मतलब वहाँ छलावा, पहाड़ों पे छलावा, उनका वर्ड ही, उनका जो वो यूज़ करते हैं छलावा। वहाँ तो किसी भी मोड़ पे आपको ना मोड़ दिखेगा, यहाँ पर मुड़ना है, वो मोड़ नहीं होता, वो छलावा होते हैं। कोई भी आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहा होगा, वो बंदा नहीं होगा, गलत दिखाएगा ताकि आप गलत खाई में गिर जाओ। इस तरीके की चीज़ें वहाँ मानते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर हिल स्टेशन पे अलग अलग स्टोरीज है, वहाँ किसी ने सुसाइड किया है, कोई एक्सीडेंट्स हुए। तो ऐसे मुझे लगता है शिमला जो बहुत ही प्रचलित एक क्षेत्र है, मसूरी की बहुत कहानी है, शिमला की बहुत कहानी है। रस्किन बॉन्ड की मैं बुक की बात कर रहा था, आप वो घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हिल्स वो देखिएगा। मसूरी की बहुत स्टोरी है। सेवायों को लेकर इतनी कहानियाँ थी, लेकिन वो लंदन का सेवाय होटल है, हमारे इंडिया मसूरी दी है, लेकिन कहानियाँ बहुत हैं। और मैं भी बहुत ऐसे होटल्स में लिखा हूँ, रात को रुका हूँ जहाँ पर रात भर आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खुलने की आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, खिड़कियाँ खुलने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है कि आपको आंधी आ रही हो, लेकिन बाहर आप निकलोगे तो बिल्कुल शांत है, आपको हवाएं चलने की आवाज़ें आएंगी। ऐसे कॉटेजेस में मैं रुका हूँ जिनको भूतिया लोग बोलते हैं, और मैं स्पेशली गया हूँ ऐसी जगहों पे। आपने तो बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस विजिट किए। मैं संजय वन, दिल्ली के भी जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा अगर इंडिया का सबसे बानगढ़ को वो बोलते हैं। अब रात को तो नहीं रुक सकते वहाँ, लेकिन बानगढ़ मैंने बहुत विजिट किए। तो वहाँ पे कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो लोग बोलते हैं रात को वहाँ नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप नेगेटिव वो सोच के लेकर चलोगे तो सब चीज़ें तब फील होता होगा, अदरवाइज मुझे कभी बानगढ़ जाके कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी भूली भटियारी दिल्ली में है, संजय वन है, बड़ी सारी जगह हैं हमारे आसपास, इतने बहुत है हमारे यहाँ। तो अशोक विहार की अगर बात करें तो अशोक विहार में 40 साल पहले जहाँ पर सत्यवती कॉलेज बना है, यहाँ पर कब्रिस्तान होता था। वहाँ की इतनी कहानी है। मेरी माँ के साथ कहानी है। मेरी माँ को एक बच्चा एक वो तो हर लेडी के जो भी वहाँ से निकलती थी उसको पकड़ता था, उसकी चुन्नी पकड़ लेता था, माँ मुझे मत मारो, मुझे मत दफनाओ, क्योंकि वहाँ एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था, कहते हैं 40 साल पहले की बात, 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी बड़ी आँखें, उसके पूरे शरीर में बाल, और कहते हैं सिंग, बड़े बड़े कान, मतलब इंसानों वाला पूरा फेस ग्रोन, और बॉडी बच्चे की। तो उसको उन्होंने दफना दिया उस टाइम पर, इस बच्चे को ये गलत है, इसको दफना दिया। उन्होंने बड़ा सा मटका बनाया, उसके अंदर दफना दिया। ये जहाँ पर सत्यवती कॉलेज है यहाँ की बात है।
और वहाँ से कोई भी लेडी निकलती थी तो बच्चा पकड़ कर रोता था कि माँ मुझे मत मारो, मुझे मत दफनाओ। तो इस तरीके के उसके आसपास जितने रेस्टोरेंट्स थे, जब ये नए रेस्टोरेंट्स ये सामने बने, जब अशोक विहार बसा है उस टाइम पर, तो आसपास बड़े सारे रेस्टोरेंट्स से नाम नहीं लूंगा, अब तो बंद हो गया। आशियाना रेस्टोरेंट होता था एक, उसके अंदर मोती महल था, आशियाना था, उसके अंदर रात को भूत आया था किसी भी बंदे में उठकर। एक बंदे को तो हमारे बहुत क्लोज एक परिचित ने देखा कि वो उसी होटल में था, रात को 2 बजे उठ गया, और इतने बड़े बड़े जो जिसमें दाल और वो बनती है, खाना बनता है, बर्तन जो बड़े बड़े होते हैं, एक 40-45 किलो का बंदा इतना बड़ा पूरा वो उठाकर दाल का पी जाए, और जिसको उसने हाथ मारा वो उड़ के गिर रहे हैं, कोई दीवार पे लग रहा है कोई। तो इस तरह की बहुत गाने बचपन से चलती आ रही हैं हमारे यहाँ। तो घूमे भी इतना है और रहे भी ऐसी ऐसी जगहों में, गांव में और इन जगहों पे, तो बहुत कहानी है। मतलब तुम्हारे पॉडकास्ट ये वाला तो छोड़ो, इस पे सीरीज बना लो और वो भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हो सकती। बहुत कहानियां, वही हम बोल रहे थे ना कि हमारे पास बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी फिर उससे भी ज्यादा ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान से जब मुझे अब याद आया, तो अब मुझे वो ज्ञान दीजिए कि कहाँ कहाँ अभी आप सजेस्ट करेंगे ऑफ रोडिंग के लिए। आजकल के जो यंग जनरेशन जो ऑफ रोडिंग के लिए निकलती है, आप उनको क्या सजेस्ट? सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है कहाँ से है, आप मालूम है? ट्रैवलिंग से मिलता है। बिल्कुल, ट्रैवलिंग मेक्स यू रिचर। इससे ज़्यादा कोई भी वो नहीं हो सकता। जितना ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो बटोर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। मैं अलग अलग स्टडीज़ करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा होता था तो मुझे कोई पेड़ दिख रहा है तो ये पौधा कौन सा है, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत है शुरू से सीखने की। लर्निंग 5 नंबर न्यूमरोलॉजी भी अगर वो करते तो सीखने का बहुत वो है कि कोई भी चीज़ मिलती है, ये पेड़ पौधे कौन से हैं उनके बारे में सीख लो, ये जानवर कौन सा है उनके बारे में, ये पंछी कौन से हैं। तो आज 1000-1200 अगर सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बर्ड्स हैं तो मैं 700-800 बर्ड्स को पहचान लूँगा। पेड़ पौधे जितने भी आपके आसपास दिखेंगे मैं सबके नाम जानता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अर्थ में चीज़ें, और मुझे ना बड़ा शौक है गाँव के नाम याद करना। यहाँ से अगर आप लद्दाख तक ड्राइव करो मेरे साथ, या स्पीति ड्राइव कर लो, या यहाँ से आप कहीं भी ड्राइव करो, यहाँ से गोवा ड्राइव कर लो, तो मैं आपको गांव के एक एक के नाम बता सकता हूँ। 5 किलोमीटर बाद जो ये गांव आएगा इसका नाम ये रांगरिक है, इसका नाम ये है। अगले गांव के मुझे सबके नाम याद करने का शौक है, पेड़ पौधों के नाम याद करने का शौक है, जगहों के नाम याद करने का शौक है, फूल पत्तों के, जानवरों के, सबके नाम याद करने। तो आजकल नया शौक अभी पाला है, मैं एस्ट्रोनॉमी और उस पर आ गया हूँ। तो आजकल जितने भी ऊपर आपको तारे दिख रहे हैं उन तारों के नाम याद करें। 4 से 6 हज़ार तारे आप देख पाते हो नेकेड आइज से, तो उनके मैक्सिमम नाम याद करना शुरू किया। 200-300 के याद हो गए, धीरे धीरे सबके हो जाएंगे। अलग अलग कॉन्स्टलेशंस हैं, 12 कॉन्स्टलेशंस हैं, तो उनके सबके नाम, उनके प्रोमिनेंट स्टार्स कौन कौन से हैं, तो कब कौन से महीने में कौन सी आपको दिखेगी कॉन्स्टलेशन, स्टार्स कौन कौन से कब दिखेंगे, वो सब चीज़ें अब आजकल उस पर स्टडी कर रहा हूँ। तारों से याद आया कि जैसे आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं, जहाँ मैप काम नहीं करता है वहाँ शायद आपके तारे काम करते हैं। यस बिल्कुल जी। तो आपके डायरेक्शंस, ये तो पुराने जब कंपास और ये सब चीज़ें नहीं होते थे, अब तो अब गूगल अर्थ और गूगल मैप्स और वो लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन पहले तो आप सब चीज़ें तारों और उसी से स्टडी करके होते थे, वही रास्ता दिखाते थे। अभी ऐसे एपिसोड भी हमारे साथ है। एक बार अमन थे मेरे साथ, अमन यादव, एक्सप्लोर इंडिया अगेन, और हम ट्रेवल कर रहे थे स्पीति और कारजोक विलेज है एक वहाँ पर, सोबरानी लेक। तो वहाँ पर रात को हम 10-10:30 बजे बहुत लेट पहुँचे थे, और वहाँ के रास्ते नहीं है कोई वहाँ पहुँचने के, और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था उनके साथ ट्रेवल कर रहा था। जब हम वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मैं लीड कर रहा था, 2 गाड़ियाँ और थी और पीछे चल रही थी मेरे, और इनको कहीं नहीं मालूम था, किसी को नहीं पता था रास्ता कौन सा है, और रास्ते होते भी नहीं वहाँ पर। अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया हो, और आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो अब तो बिल्कुल ही रास्ते नहीं थे। तो उन रास्तों पे जब वहाँ पर पहुँचे, जैसे ही मैंने गाड़ी कारजोक पे पहुँची, और मैं भी खुद अंदर से तो बड़ा एलिटेड फील कर रहा था, अरे मैं सच में लेकर आ गया ऐसी जगह पे। तो अमन ने मुझे बताया, भाई आप आए हो यहाँ पर? मैंने कहा नहीं, आई स्वेयर मैं पहली बार यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ। कह रहा है नहीं मान सकता, इतने बुरे रास्ते हैं, वो तो सड़कें हैं ही नहीं, वो 100 किलोमीटर का बिल्कुल ऑफ रोड है, पत्थरों पे, बोल्डर्स पे चला रहे हो आप, कभी मैदान आ जाएंगे, कभी रेत आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको पता ही नहीं, और उनमें कहीं भी कोई ट्रैक भी नहीं है रास्ते, मतलब रास्ते का वो ट्रैक जो कोई पाथ दिख रहा वो भी नहीं है कि यहाँ गाड़ी चल रही होगी, वो रास्ते भी नहीं है। तो जब वहाँ ऐसी जगह पे पहुंचे तो तब मैंने सबसे पहले बहुत खुश फील किया अंदर से। मैं इनको तो नहीं जाहिर कर रहा था कि मैं भी खुद पहुंच गया, मैं बड़ा लड्डू फूट गया, मैं पहुंच गया यहाँ पर। तो उसने मेरे से पूछा अमन ने कि आप आए हो? मैंने कहा नहीं सच में आया। कह रहे यहाँ तो पहुंच नहीं सकते, और वो भी दिन के टाइम ना बंदा पहुंच रहा है, तुम रात को यहाँ पर पहुंच रहे हो, क्या नहीं मान सकता। मैंने कहा आई स्वेयर। मैंने कहा मैं तारों को देख रहा था, तारों की डायरेक्शन पता थी मुझे किस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि गूगल मैपिंग अर्थ पे मैं तो हमेशा ऑफिस में दिन भर बैठ कर मेरा सिर्फ गूगल अर्थ को देखने ही काम होता है। तो आजकल वो जियो गेसर्स की बात कर रहा था, तो आजकल मेरा फेवरेट गेम भी जियो गेसर्स है।
तो कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे हो अभी भी। जिंदगी भर कहते हैं जिंदगी भर सीखना चाहिए, कभी जो ज्ञान है ना वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी पढ़ाई स्टडी कभी खत्म नहीं हो सकती, वो तो ज्ञान जितना बटोर रहे हो उतना बांटो भी, उतना बांटो, बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, बांटने से बढ़ता है। तो वापस हम चलते हैं कि हम क्या सजेस्ट करेंगे अभी ऑफ रोडिंग के लिए। देखिए, ऑफ रोडर्स इसमें जो नोविस और जो बिगनर्स हैं उनके लिए अलग वो हैं कि मैं उनको नहीं कहूँगा कि एक साथ ही एक पहली बार में वो डिफ़िकल्ट टेरेंस में पहुंच जाएं। अलग अलग इसके अंदर वो है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट टेरेंस हैं। तो सबसे पहले आजकल क्योंकि अपनी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, हम जब मैं 98 99 की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ट्रैवल इन डिफ़िकल्ट टेरेंस पे कर रहा हूँ, तो तब तो सड़कें नहीं होती थी। अब तो अब लद्दाख अगर आप जाना है, कश्मीर से लद्दाख जाना, मतलब सोच लो आप एक ऐसा हाईवे, मैंने ज़िंदगी में, मतलब मैं अगर ये बात कर रहा हूँ 2007-8 के आसपास, जब हाईवे बना था, एक ही पैच बना था 50 किलोमीटर का, वो था कारगिल से लेकर द्रास तक का, 45 किलोमीटर है दोनों का डिस्टेंस। वो जो हाईवे बना था ना, वो मैंने आज तक नहीं देखा था। उस बात को मैं 15 साल पहले बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले ऐसा हाईवे था जो मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा हुआ था। पहाड़ों पे सोचो, इतने हाई एल्टीट्यूड पे, अगर आप इतने ऑल्टीट्यूड पे आपको ऐसा हाईवे दिख रहा है जिसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, लाइट्स लगी हैं प्रॉपर। उन्होंने उसको उस टाइम ऐसे डेवलप किया था। अब वो पूरा हाईवे ऐसा है। अब श्रीनगर से निकल कर आप 9 घंटे में आप ले पहुंच जाते हो। तो उसमें ऑफ रोडिंग तो नहीं रही। लेकिन अगर लद्दाख अगर जाते हैं, लद्दाख में ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत सारी जगह हैं। ज़ंस्कार जा सकते हैं। अभी शिंकुला करके एक नई वो है, इन्होंने वो खोला है पास, तो उससे आप ज़ंस्कार पहुंच सकते हैं। तो वो अभी डिफिकल्ट रोड्स वगैरह नहीं है, अभी वो कवर कर सकते हैं। अभी नई जगह अगर बात करें, स्पीति में बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर पे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ आप गाड़ी लेके पहुंच सकते हो। ऑफ रोडिंग लेकिन तभी करें जब आप पूरा इक्विप्ड हो। सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। खुद को निकालने के लिए अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो तब भी आपके वेंच और वो सब चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी। कभी फंस गए आप, नदी में फंस गए, तो आपको ताकि गाड़ी खुद ही खींच ले, या 4x4 लेकर चल रहे। लेकिन आजकल 4x4 बहुत कॉमन हो गई है जब से ये थार और ये आई हैं। अब लोग ले लेते हैं कि उनको लगता है कि 4x4 हो गई और अब तो मैं कहीं भी लेकर निकल जाऊं। बहुत लोग फंसते हैं। तो हम तो जब भी कभी भी ट्रैवल करते हैं, हम साथ में अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं ताकि हम लोगों की वहाँ पर हेल्प करें। चाहे उसके अंदर टॉर्चिंग केबल, उस केबल्स, जंप केबल्स और ये लेकर चल रहे होते हैं। या आजकल बेंच हमने गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है, तो उससे गाड़ी को दूसरे को खींचना हो। तो ये सब तो बहुत सारा ज्ञान हमने राजीव जी से ले ही लिया है। एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको कभी एक वियर्ड सी सुपरनैचुरल पावर मिल जाए और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसमें क्या चूज करोगे? आप बिना लाइट की गाड़ी चलाना पसंद करोगे या बिना मैप के? गुड क्वेश्चन। मुझे अगर ऐसी जगह से जो मिल जाए, फिर गाड़ी नहीं हो। अगर ऐसी जगह पे तो मैं अकेला, मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत शौक था कॉर्बेट में जाकर अंदर जंगलों में रुकने का। अंदर बड़े अच्छी जगह, गैरल और डिकाला अगर आपने नाम सुने, सर्पडोली, बहुत खूबसूरत जंगल है। मैं 20-20 साल से अंदर जाके जंगलों में रुकता हूँ उनमें। और वहाँ लाइट आज भी नहीं होती, मतलब सिर्फ सोलर लाइट है। पहले तो वो भी नहीं होती थी वहाँ पर उस टाइम पर। और मैं रात को जो अनऑफिशियली, वैसे सोशल मीडिया पे नई बात हो रही थी, मैं अनऑफिशियली मैंने रात को उनके साथ ट्रेवल भी किया जंगल फॉरेस्ट उसमें। नाइट वॉक बोल देते हैं हम उसे। उनके साथ जीप पर गया और उनके साथ ऐसी बात चल रही थी, तो शायद एक ने मेरा इम्तिहान, क्योंकि मैंने उनको ऐसी बातें कुछ बता दी, उनको नहीं लग रहा होगा कि मैं इतना घूमा हूँ या इतना जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। और क्योंकि मुझे जंगल में भी छोड़ दोगे, ये तो मैंने जो आप बेयर ग्रिल वगैरह, ये जो जितने भी आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे जो रिसेंटली 10-15 साल से ही इंडिया में अभी बड़े फेमस हुए हैं, तो कीड़े मकोड़े खाना और ये जो सांप पकड़ने वाली चीज़ें मैं 20-25 साल पहले करता था, जब ये वाले प्रोग्राम्स डिस्कवरी पे नहीं आते थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ। और तब भी मुझे रास्ते ढूंढने में और इन चीज़ में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत उसमें। और तो मैं कॉर्बेट की जो बात कर रहा हूँ, एक बार इन्होंने मुझे, रेंजर्स और इनके साथ था, इन्होंने मुझे जंगल के अंदर, मैं कहा मुझे कोई डर नहीं लगा, मुझे छोड़ देना, मुझे पता है किस डायरेक्शन में आना है। तो मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा। वो मान नहीं रहे थे कि मैं तारो और इंसिस के पहुंच जाऊंगा। उन्हें जानकर मुझे जंगल में छोड़ के चले गए। मतलब सोचो, रात को मैं 2-3 बजे की बात कर रहा हूँ, 2 बजे मुझे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया कि अपने आप आ जाएंगे। और उनको भी डर तो ये था कि अगर कल कुछ मिसहैप हो गया तो उनकी नौकरी और उस पर आ जाएगा।
तो उन्होंने जाके गाड़ी 500 मीटर बाद रोक ली ताकि यही देख लें कि कम से कम वो आ रहे हैं, वहां तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। लाइट वाइट जाके उन्होंने बिल्कुल ऑफ कर दी। और मुझे पता था किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मैं निकल पड़ा उस डायरेक्शन में। उनको लगा कि शायद मेरा बुरा हो जाएगा, मैं डर के रोने लग जाऊंगा वहाँ बच्चों की तरह, लेकिन मैं उनके पास गाना गाता हुआ बड़े मजे से चला जाता हूँ किसी की धुन, मैं गाना गाता हुआ आ रहा था। और अंधेरे में जहाँ कोई लाइट नहीं है, डेंस फॉरेस्ट, कॉर्बेट, मैं डेंस उसकी कोर एरिया की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वो देखे कहते हैं अब मान लिया आप जितनी बातें बता रहे थे इसको तो सच होंगी, गलत नहीं हो सकती। ऐसे एक बार हम ना एक मोनेस्ट्री थी बिल्कुल स्पेन बार्सिलोना के आउटस्कर्ट में, हम मोनेस्ट्री में रुके हुए थे। रात भर भूतों की हमारी ना ये बड़ा कॉमन सा, आजकल यंग जनरेशन भी बड़ा पसंद करती है, लेकिन आजकल बच्चों का बड़ा बुरा हाल है। तो रात भर बेटी को शौक है बात करने का, और ये बात तो उसके अगर आपने कर दी तो रात भर सोएगी नहीं, वो यहाँ सोएगी आएगी हमारे कमरे में घुस जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, मैं तो अकेले नहीं चालीसा चला के सोती हूँ जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। तो मेरे फ्रेंड्स से, मेरे साथ काफ़ी अपने ट्रेड के फ्रेंड्स से, हम बार्सिलोना थे उस टाइम पर, हाँ। स्पेन गए हुए थे। तो बार्सिलोना में एक मोनेस्ट्री में रुके हुए थे हम। मोनेस्ट्री में रात को कॉकटेल डिनर था। डिनर के बाद ये हुआ कि अंग्रेजों के भूत कैसे होते हैं वो देखने चलते। अंग्रेजों के बहुत डिफरेंट होता है। तो हमने कहा अंग्रेजों के उनके उसमें ग्रेवयार्ड में चलते हैं। तो हम पहले तो ग्रेवयार्ड में गए, पूरा घूमे। उसके बाद इनको पूरा जंगल था आसपास ना, तो हम फॉरेस्ट में निकल गए। और वो जंगल की कोई गली आ रही है, इधर मुड़ गए, मतलब बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर ही चल रहे हैं, कहाँ मुड़ रहे हैं किसी को वो नहीं पता। अब जाकर मैं जानकर इनको वहाँ जाकर मैंने कहा जी अब वापसी का रास्ता पता है किसी को? सबकी हवा गुल हो गई होगी। तो वहाँ जाकर ना लेट गए जंगल में जाकर। मैं इनको स्टार्स दिखा रहा था। तो रात को मैंने कहा देखा ये ऊपर ये कॉन्स्टलेशन है, ये स्टार है, ये सारी स्टार्स वगैरह देखने के बाद मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता वापसी कैसे लेके जाना है, अब बताओ तुम लेके चलोगे, मैं नहीं लेके जा रहा। हवा गुल आज सबके किसी का वो नहीं था कि कैसे लेके जाना है। मैं कहा चलो, मैंने कहा इस डायरेक्शन में अब चलना है, वो सामने वाले ही स्टार को फॉलो करेंगे, यहाँ चलेंगे। तो हम 6 किलोमीटर जंगल के अंदर गए थे और 10-12 मोड़ भी मुड़े थे हम अंदर अलग अलग जगह पे, और लेकिन फिर वापस आ गए। तब उनको यकीन हुआ। उनमें से ये एक अंकुश जैन जी हैं हमारे मित्र, उनको मैंने उस टाइम पर उस वाली ट्रिप के अंदर सैटेलाइट दिखाई, जो मैन मेड सैटेलाइट जो हमारे ऊपर घूम रही हैं। तो मैंने उनको पहली बार वो दिखाई, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, कहते हैं ये ना गप्पे मार रहे हैं ये। तो उसके बाद जब आकर उन्होंने दिल्ली में या उसको स्टडी किया होगा, आकर देखा, कह रहे तो सब चीज़ें मतलब सही थी जो मैं बता रहा था उनको वहाँ पर। तो इसमें मतलब आपने अंग्रेजों वाला भूत देखा या नहीं देखा? अंग्रेजों की कोई आत्मा मिल जाती तो शायद नहीं, लेकिन मिली नहीं, उस टाइम नहीं मिली। सही बात है। तो इतना लेकिन जितनी भी आत्माएं मिली हैं वो हमेशा अच्छी मिली है, तो बुरा क्यों कहे किसी को ना। तो अंग्रेजों की शक्ल आत्मा तो होती होंगी ना, अंग्रेजों वाले भूत कैसे होते हैं? वो एक डिफरेंस पता जाता है ना फिर इंडियंस और अंग्रेजों में कौन सा क्या होते हैं, कौन से भूत देखो ये तो हमने इमेजिन करना होता है। हम इंडियन वाला भूत उसको इंडियन विजुलाइज करेंगे, उसी शक्ल में देखेंगे, और अंग्रेजों वालों को थोड़ा से ब्लॉन्ड और बाल वो देखेंगे, अदरवाइज तो भूत तो भूत ही है। सही बात है। तो इतना आपने अभी तक ट्रैवल कर लिया, इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, एंड बीइंग अ टूर ऑपरेटर आप लोगों को भी इतना घुमा रहे हो, तो कभी आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया एज अ B2B होलसेलर? कभी आपके सामने कोई चैलेंज ऐसा आया कि कोई एजेंट या क्लाइंट ने आपको फ़ोन किया हो कि मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है? अच्छा, भूत वाली कोई सिचुएशन? हाँ, भूत वाली। कईयों ने आके अपनी स्टोरीज, बाकी क्लाइंट्स और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं वो भी अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, लेकिन यकीन उस पर ज़्यादा होता है जो आपके साथ बीती हो। तो मैं तो हमेशा उन्हीं को सुनाता हूँ, उन्हीं को की बात करूंगा जो मेरे साथ हुई है। नहीं, कई बार हो जाता है ना कि वो बोलते हैं आपके होटल में ऐसी आवाजें आ रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है, तो वो कंप्लेन करते हैं लास्ट मोमेंट पे। अब होटल्स का नाम नहीं लूंगा, ऐसे बड़े सारे होटल्स हैं और आज भी बेच रहे हैं। उन होटल्स में आकर बंदा रात को फोन आता है कि जी मैं नहीं रुक सकता इस वाले होटल में, यहाँ पर ये वाली आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम है। और एक मनाली का बहुत अच्छा होटल था, बहुत रिनाउंड होटल, हम 90s में बहुत बेचते थे। उसके अंदर एक आत्मा का वो था, एक रूम पर्टिकुलर, एक रूम नंबर था 215, जिसके अंदर कुछ अलग से इस तरीके की तो ये बहुत तो उन्होंने कहा। लेकिन हम भी इसमें क्या चीज़ देखते हैं कि अगर क्लाइंट इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है तो फिर उसको कहानी बनाकर सच में ऐसी जगह पे बेचते हैं। अगर उसको डर लग रहा है तो फिर तो उसके सामने ये कह नहीं सकते ना, फिर तो एडवेंचरस नहीं है उसका माइंड। आजकल ये गोस्ट ये टूरिज्म भी है, ये गोस्ट टूरिज्म ना, तो इस पे भी लोग जाते हैं। बहुत सारे लोकेशंस हैं। मसूरी से पहले अगर आप पुराने वाले मसूरी का जो रास्ता जाता था जिसको लंबी धार बोलते हैं शायद, उस पर लंबी धार माइंस है।
वो माइंस हॉन्टेड है, तो लोग आज स्पेशली जाकर ब्लॉगर्स जाकर वहाँ फोटोग्राफी कर रहे होते हैं दिन में, वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली जाके व्लॉग बन जाते और हैं। कोई ज़्यादा डेयरिंग होगा तो कहेगा मैं रात को भी जाके बनाऊंगा। नहीं, ऑब्वियसली उन लोगों को कंटेंट चाहिए होता है ना वायरल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हॉन्टेड जो अभी चल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा हाइप पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल हॉन्टेड, आजकल Haunted यंग hype जनरेशन चल काफ़ी इस चीज़ को पसंद कर रही है। बिल्कुल। बहुत टूरिज्म है, मेरे तो कई मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो उनके बोल रहे यंग होंगे आपको। बच्चे जो है, ये जनरेशन जो है, वो प्रेफर करती है इन जगह चीज़ों की कि ऐसी जगह भेजो जहाँ कुछ सुपर नेचुरल हो, कुछ अलग हो। हाँ, तो उन लोगों को भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है ना। उनके पास स्टोरीज क्या है, क्योंकि जो नॉर्मली हम ट्रैवल करते हैं एक फिक्स आइटनरीज पे हम जाते हैं, ये देखा, यहाँ फोटो डाल दिया, ये कर दिया, बट मुझे लगता है कि अब उनके पास एक ना इम्प्रेसिव सा एक होना चाहिए टॉपिक, हलचल मचाए जो सबके बीच में, उनको स्टोरीज पुट करने का बहुत शौक है, तो वो उसके लिए अपने उसी का तो हम एक्सपीरियंशियल हॉलीडे बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए, किसी चीज़ का तड़का होना चाहिए उसके तड़का अंदर। होना चाहिए। वही जैसे कहते हैं ना कि भारत में हर दूसरे कोर्स में आपकी भाषा बदल रही है, आपका जाती, खाना पहनावा, पानी सब बदल खान-पान, जाता है, सब बदल जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर एक अलग किलोमीटर पे एक नया भूत है और उसकी एक नई कहानी है। और आज हमने इतनी बातें की, इतना जो ज्ञान आपसे मिला, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने अपना वक्त निकाला। प्लेजर इज माइन, ऑलवेज माइन। तुमने बुलाया, और नए ऑफिस में, और पहला पॉडकास्ट तुम्हारा, और मुझे आपने इनवाइट किया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए हो नहीं सकती, इससे बड़ी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप आए, एंड दिस इज मी डिम्पल अरोरा साइनिंग ऑफ। एंड इफ यू वांट कि आपको और नई नई स्टोरीज मिलें, आप आइए, देखिए, join us for this craziest ride called life. Thank you. थैंक यू वेरी मच।